44 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंग डिवाइन पावर कैंप में आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना कुछ सोल्जर्स के साथ होता है और वहीं पर उनका कमांडर भी खड़ा होता है। वो कमांडर मिंग को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होती है। मिंग को लूटने की बजाय वो मिंग से मार खाने के बाद शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है, जबकि बाकी के सारे सोल्जर्स भी ये देखकर ये पहचान जाते हैं कि बहुत ही जल्दी डिवाइन पावर कैंप की कमांडरशिप चेंज होने वाली है। वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम जाओजी होता है। वो मिंग से कहता है मेरा नाम जाओजी है, और वह साथ ही मिंग को अपना ब्रदर भी बना लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर फ्यूचर में मिंग डिवाइन कैंप का कमांडर बनेगा तो इस लड़के को इस बात से काफी फायदा होगा। मिंग उसे कहता है हेलो, मेरा नाम जीवू जी है। जाओजी मिंग से कहता है अब तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। मा चोंग ने इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं की, और वो भी किसी ऐसे लड़के से जो कि साइज में उससे काफी ज्यादा छोटा हो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेगा। मिंग जाओजी से कहता है मुझे इस तरह के बेवकूफों से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारी जिंदगी इस तरह के बेवकूफों से सामना होता रहा है। तुम जहाँ पर ओपनली मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके बदला लेने का डर नहीं है? वो लड़का मिंग से कहता है नहीं, वो मुझसे बदला नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी आंटी एम्परर की वाइफ की नैनी है, इसलिए वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। जाओजी मिंग से कहता है ब्रदर जी, क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता होगा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में बता दूंगा। चलो हम दोनों एक बार में चलते हैं और वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करते हैं, और साथ ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मिंग उसे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ की चीजों के बारे में बताना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमारा एक वैशाखाना का दिखाया जाता है। वो उसे सीधा वैशाखाना में ले जाता है। उस बिल्डिंग का नाम कुनफेंग बिल्डिंग होता है, और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। वो दोनों वहीं पर जाकर बैठ जाती हैं। दो लड़कियाँ जाओजी के पास बैठी होती हैं, जबकि दो लड़कियाँ मिंग के पास बैठी होती हैं। जाओजी मिंग से कहता है रोसफिंग डायनेस्टी में अगर कोई इंजॉयबल जगह है तो वो यही कुन फील्डिंग है। इस तरह की खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हें पूरे रोसफिंग डायनेस्टी में नहीं मिलेंगी, यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। जबकि मिंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और आपस में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गया है, पता नहीं ये सारे मुझे ऐसी जगह पर क्यों ले आते हैं। लास्ट टाइम मेरा दोस्त भी मुझे रॉक मीटिंग के लिए रॉक क्लब के अंदर लेकर चला गया था। जाओजी मिंग से कहता है ब्रदर जी, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा ओपन है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और ऊपर से ये लड़कियां गुस्सा भी नहीं करती, चाहे तुम जो मर्जी कर सकते हो। जबकि मिंग इस बात से जरा भी कंफर्टेबल नहीं होता। वो दो लड़कियां जो कि उसको पकड़कर बैठी होती है, मिंग उनके बीच से जल्दी से बाहर निकलता और कहता है तुम दोनों लड़कियां भी जाकर मेरे दोस्त को सर्व करो, मुझे तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए। और साथ ही मिंग कहता है जाओजी, इसकी तुम्हारे सारे पैसे मेरे खाते पे, जो करना है वो करो। और फिर मिंग वहाँ से बाहर चला जाता है। जाओजी उसे कहता है ब्रदर जी, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन क्या तुम यहाँ मेरे साथ मजे नहीं करने वाले? मिंग उसे कहता है नहीं ब्रदर, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं करना, मैं बाहर ठंडी हवा लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना एंजॉय करने के बाद बाहर आ जाना। जाओजी मिंग से कहता है मुझे लगता है कि ये सारी लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं आई, इसीलिए तुम बाहर कोई अच्छी लड़की ढूंढने के लिए जा रहे हो। चलो ठीक है, तुम चले जाओ, मैं एंजॉय करने के बाद आ जाऊंगा। मिंग वहाँ से निकलने के बाद छत के ऊपर चला जाता है। मिंग छत के ऊपर आराम से जाकर बैठा होता है और आसमान की तरफ देखकर अपनी लेंसू के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी लेंसू इस वक्त पता नहीं किस हाल में होगी, और मैं यहाँ पर लड़कियों के साथ एंजॉय नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि उस बड़ी दुनिया के अंदर लेंसू के साथ क्या हो रहा होगा और वो किस हाल में होगी। यहीं पर एक और लड़की आ जाती है। मिंग की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लड़की मिंग से कहती है तुम एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर आकर बैठे हुए हो जिस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, अंदर जाकर एंजॉय करने की बजाय यहाँ पर क्यों बोर हो रहे हो? इस लड़की के हाथ में बहुत सारी कैंडीज होती हैं जो कि स्टिक के ऊपर लगी होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लॉलीपॉप होता है। लड़की मिंग से कहती है या तो तुम कोई पागल हो या फिर तुम्हें इन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मिंग उसे कहता है तुम यहाँ पर छत के ऊपर क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए, जाओ और जाकर किसी लड़के को सर्व करो। वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है ये किस तरह की बकवास कर रही हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम लोग हो जो कि यहाँ पर मजे करने के लिए आते हो। मैंने तो बस यहाँ पर तुम्हें लेटा हुआ देखा और तुमसे बात करने के लिए चली आई, लेकिन तुम्हें तो बात करने का भी तरीका नहीं है, और ऊपर से तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? जबकि मिंग उस लड़की की तरफ देखकर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये वाला सीन काफी ज्यादा फेमिलियर है। लास्ट टाइम जब मुझे वो लड़की बैम्बू फॉरेस्ट में मिली थी, इसी वक्त मेरे फ्यूचर ने मुझे बताया था कि मेरी उस लड़की के साथ शादी हो जाएगी और वो मारी जाएगी। क्यों ना मैं इस लड़की के साथ भी अपने फ्यूचर को चेक करूं। और साथ ही मिंग अपनी डाइची डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की की तरफ देखता है और अपने फ्यूचर को चेक करता है। मिंग कहता है इस लड़की के बारे में मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ बहुत ज्यादा ब्लरी सा है। मिंग कहता है कि मेरा फ्यूचर मुझे ये बता रहा है कि इस लड़की के रोजफिन डायनेस्टी में बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। ये लड़की रोजफिन डायनेस्टी के ऊपर बहुत ही पावरफुल इफेक्ट रखती है। वो लड़की मिंग से कहती है तुम मेरी तरफ इस तरह घूर घूर क्यों देख रहे हो? हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि किसी की तरफ इस तरह घूर घूर कर देखना ये गलत बात होती है? तुम इंसानों को तो मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम इंसान बहुत ही बुरे हो। फिर वो अपने लॉलीपॉप उसके सामने करते हुए कहती है, ये आइस शुगर कैंडीज ये बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अगर तुम चाहो तो तुम इनको चेक कर सकते हो। जितना ज्यादा मैं इसको खा रही हूँ ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती जा रही है। तुम इंसानों ने इस एक चीज को तो बहुत ही अच्छा बनाया है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मिंग उसे कहता है, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ पर कुनफैम बिल्डिंग में काम करती हो और बिल्डिंग के अंदर जाकर दूसरी लड़कियों की तरह गेस्ट को सर्व करने की बजाय यहाँ पर छत के ऊपर बैठकर कैंडीज खा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नीचे जाकर काम करना चाहिए? वो लड़की फिर से मिंग से गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हें तो वाकई में बात करने का तरीका नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे बार बार कह रही हो कि मुझे नीचे जाकर लोगों को सर्व करना चाहिए। और तुम्हें बात करना नहीं आती तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। मिंग उसे कहता है, अगर तुम इस बिल्डिंग में काम नहीं करती तो फिर तुम यहाँ पर इस बिल्डिंग की छत के ऊपर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन सा काम होता है? वो लड़की उसे कहती है, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं जो भी यहाँ पर कर रही हूँ ये मेरी मर्जी है और साथ ही मुझे तुमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो मर्जी करो। मिंग भी दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है, मुझे भी तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो। फिर साथ ही मिंग थोड़ी देर के बाद अपने पास से ड्रैगन मीट निकालता है और साथ ही अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसको वहीं पर ग्रिल करना स्टार्ट करता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है, रूसी ने जब उस बड़े से ड्रैगन को पकड़ा था तो उस ड्रैगन को उसने अपनी छोटी दुनिया के अंदर रख लिया था, लेकिन उसके एक बड़े टुकड़े को उसने मुझे दे दिया था क्योंकि रूसी ड्रैगन के मीट को नहीं खा सकती। उसने मुझे ये कहा था कि मैं इसको जब चाहे वो खा सकता हूँ, मुझे भूख लग रही है तो मैं इसको खा लेता हूँ। मिंग वहीं पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी के साथ ही उस मीट के टुकड़े को पका रहा होता है और साथ ही उसके ऊपर मसाले डाल रहा होता है। वो लड़की जो कि उसके साथ बैठी होती है वो उसकी खुशबू को सूंघते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है, क्या ये वाकई में एक ड्रैगन का मीट है? ये मीट तो बहुत ज्यादा अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मुझे एक बाइट दे सकते हो? तुम्हें ये ड्रैगन मिला कहाँ से? एक ड्रैगन को मारना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम एक ड्रैगन को मार सकते हो, बस मुझे थोड़ी सी एक बाइट दे दो। मिंग उसे कहता है, थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, मैं जो मर्जी करूँ, तो अब तुम्हें मेरी तरफ क्यों देख रही हो और तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसको कैसे पकड़ कर लाया हूँ? मिंग कहता है, इसको अच्छी तरह से पता है कि ये मीट का टुकड़ा ये ड्रैगन मीट है। मुझे लगता है कि ये किसी डीमन रेस फैमिली की एक यंग लड़की है जो कि यहाँ पर ह्यूमन एम्पायर को घूमने के लिए आई हुई है। वो लड़की अपनी कैंडीज को सामने करते हुए मिंग से कहती है, मेरा ये कैंडी वाला लॉलीपॉप तुम ले लो और मुझे इसके बदले में ये मीट का टुकड़ा दे दो। मिंग उसे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? तुमने इस सारी की सारी कैंडीज को पहले ही चाट कर जूठा कर दिया हुआ है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस जूठी कैंडी के बदले में तुम्हें अपने ड्रैगन मीट का ये टुकड़ा दे दूं। क्या तुम्हें पता है ड्रैगन मीट कितना महंगा होता है? नहीं, मैं जो तुम्हें नहीं दूंगा। वो लड़की उसे कहती है, अब बस भी करो, तुम तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, तुम इस ड्रैगन मीट के इस पूरे टुकड़े को अकेले नहीं खा पाओगे क्योंकि इस पूरे टुकड़े को खाना तुम्हारे पास की बात नहीं है। तुम इस एक छोटा सा बाइट लो और बाकी का सब कुछ मैं खा लूंगी। मिंग उसके सामने उस मीट को एक बाइट लगाता है और उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मैं थोड़ा खा पाऊंगा बाकी का सारा मैं फिर से स्टोर कर लूंगा और पूरे दिन में जब भी मेरा दिल करेगा मैं इसे निकाल कर एक एक बाइट करके खाता रहूंगा और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये सारा मैं खुद ही खा सकता हूँ। लेकिन वो लड़की अभी भी मिंग की तरफ ही देख रही होती है और साथ साथ उसकी लार भी टपक रही होती है जैसे कि उसे वाकई में ये गोश्त का टुकड़ा चाहिए। मिंग सोच रहा होता है, लेंसू को भी मैं हमेशा इसी तरह टीज किया करता था, उसके सामने मैं इस तरह खाना खाता था तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। पता नहीं इस वक्त वो जानटियान की बड़ी दुनिया के अंदर इतना खाना खा रही होगी। मिंग उस लड़की से कहता है, अब जबकि मैं यहाँ पर बैठकर मीट खा रहा हूँ और तुम मुझे घूर घूर कर देख रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं जो मीट का बचा हुआ टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम इसको खा सकती हो। मिंग वो मीट का टुकड़ा उसे दे देता है और वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारा टुकड़ा खाने के बाद मिंग से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। उस मीट के टुकड़े को खाने के बाद वो मिंग से कहती है, अगर इसके साथ साथ हमने आईसीबीएस के मीट को भी मिलाया हो तो दोनों मीट को मिलाकर खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मिंग सोच रहा होता है, अगर मेरे ब्रदर यान बिंग यहाँ पर होते तो वो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता क्योंकि वो एक आईसीबीएस है। मीट का टुकड़ा खा लेने के बाद वो लड़की मिंग से कहती है, मैं तो अब तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई, मेरा नाम शुई होंग जी है। साथ ही वो मिंग से कहती है, मैं इस मीट के टुकड़े के बदले में तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया, यही तुम्हारा रिवार्ड है। मिंग उसका नाम सुनने के बाद उसे कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर साथ ही मिंग उस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। मिंग के जाने के फौरन बाद वहाँ पर एक शैडो आता है और वो उस लड़की से कहता है, मास्टर, इस लड़की ने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ बात की है, इसको बात करने की तमीज नहीं, अगर आप चाहें तो मैं इस लड़के को अभी जाकर मार देता हूँ। वो लड़की उस बंदे से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको मार सकते हो? अभी अभी यहीं पर बैठे बैठे उस लड़के ने अपनी कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर के साथ, यानी कि उसने मेरा फ्यूचर देख लिया, वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम उसको नहीं मार पाओगे। मुझे लगता है कि इस लड़के को और ज्यादा वॉच करना चाहिए क्योंकि इस लड़के का फ्यूचर लिमिटलेस है। मिंग नीचे जा रहा होता है कि तो सामने उसके जाओशी आ जाता है। जाओशी बहुत ज्यादा पीने के बाद बाहर आ जाता है और उसे कहता है, ब्रदर जी, तो क्या तुम वापस आ गए हो? बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ पर अंदर बिल देने के लिए, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मिंग
मिंग जाकर उसे पकड़ता और कहता है तुम्हें वहाँ पर 4 लड़कियाँ मिली थी, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। शाओशी उसे कहता है ठीक है ब्रदर, मुझे वापस ले जाओ, हाँ मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और मैंने काफी ज्यादा पी भी ली है। आज यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 244 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 245 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 245 की शुरुआत में बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। बीस्ट माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर एक बड़ी सी शिप होती है जो कि उड़ती हुई जा रही होती है। ये शिप प्रिंस की होती है। प्रिंस ऊपर खड़ा होता है जबकि बाकी के सारे लोग उसी शिप के अंदर होते हैं। मिंग के डिवाइन पावर कैंप के सभी लोग भी वहीं पर होते हैं। मिंग भी वहीं पर होता है। मिंग ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर वाले डॉग पर टाई शेंग खड़ा होता है। मिंग कहता है तो फाइनली मैंने रोजफिंग डायनेस्टी के टाई शेंग को देख ही लिया, तो यही वो प्रिंस है जिसकी मंगनी लेंसू के साथ हुई थी। मुझे इसी बंदे के साथ कम्पीट करना है, इसी को हराने के बाद ही मैं लेंसू को हासिल कर सकता हूँ। कमांडर अपने सारे सोल्जर से कहते हैं तुम सभी लोग मेरी बात पर ध्यान दो। थोड़ी देर के बाद प्रिंस अपनी हंटिंग को स्टार्ट करेंगे। जब वो अपनी हंटिंग को स्टार्ट करेंगे और किसी बड़े डीमन को मारेंगे तो हमें उसे उठाकर लाना पड़ेगा। ये सभी लोग रेडी रहना। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स को मानने से मना किया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वो सारे चिल्लाकर कहते हैं यस सर, हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। कमांडर उन सभी से कहते हैं ठीक है, अभी के लिए सभी लोग कैबिन्स के अंदर चले जाओ और जाकर ड्रिंक करो और वेट करो जब तक प्रिंस हमारी हंटिंग को स्टार्ट नहीं करते। वो हंटिंग को स्टार्ट करेंगे तुम सभी लोग भागते हुए वापस आ जाना प्रिंस को सर्व करने के लिए। फिर वो सारे लोग अंदर चले जाते हैं कैबिन के अंदर। वो लोग जाकर ड्रिंक्स करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। मिंग भी वहीं एक टेबल के ऊपर बैठा अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक बैटलशिप को देख रहा हूँ। मिंग कहता है इस बैटलशिप के अंदर पर बहुत सारे ऐसे डोर्स हैं जो कि छोटी स्पेसिस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इन स्पेसिस के अंदर भी बहुत सारी सामान को रखा जा सकता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को भी रखा जा सकता है। अगर इन सारी की सारी छोटी स्पेसिस को ओपन कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को इस बैटलशिप के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन साथ ही मिंग काफी हैरान भी होता है और कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, इस बैटलशिप के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मुझे अपनी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन की नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपने बिल्कुल ठीक समझा है, इस बैटलशिप को सिर्फ मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन की चीजों को यूज करते हुए नहीं बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेपन्स और बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि दूसरी दुनिया से और दूसरी सिविलाइजेशन से लाए गए हैं, क्योंकि रोजफिंच डायनेस्टी के सोल्जर्स हमेशा ही दूसरी दुनियाओं के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, बड़ी छोटी दुनियाओं पर, और वहाँ पर अटैक करने के बाद वहाँ से जो लूट का माल लाया जाता है उस सारे लूट के माल को ये लोग वापस लाकर अपने क्राफ्ट्समैन को देते हैं। जो चीजें तो इस्तेमाल के लायक होती हैं उन सारी चीजों को उसी तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो चीजें इस्तेमाल के लायक नहीं होती वो लोग उनके अंदर फेरबदल करने के बाद अपनी बैटलशिप के अंदर उन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। इस बैटलशिप को रोजफिंच डायनेस्टी के सबसे बेहतरीन क्राफ्ट्समैन ने बनाया है और इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरी सिविलाइजेशंस की हैं। क्योंकि इसको एक बड़ी सी बैटलशिप कहा जाता है, इसीलिए इस बैटलशिप के अंदर बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कि एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड को भी मार सकते हैं। इसके आगे बहुत सारी टॉर्पीडोज लगाई गई हैं, यानी बहुत सारी गन्स हैं। इसके अतराफ पे भी गन्स लगी हुई हैं। इसके अलावा आपने स्पेसिस को तो देख ही लिया है, जहाँ के इसके अंदर इतनी स्पेसिस है कि 10,000 सोल्जर्स को एक साथ दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इसके साइड पर जो कैनन्स लगी हुई है, यानी जो गन्स लगी हुई है, वो लार्ज स्केल अटैक के लिए है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उन सभी को चलाने के लिए आपको हंड्रेड्स और मिलियंस मार्शल कॉइन्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंट तरह की गन्स है। अगर आप किसी मार्शल डोमिनेटर को मारना चाहते हैं तो उस गन को यूज करने के लिए आपको मार्शल डोमिनेटर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप किसी मार्शल सेंट को मारना चाहते हैं तो उस गन को यूज करने के लिए आपको मार्शल सेंट कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक इसके सामने वाली साइड पर एक बहुत बड़ी गन लगी हुई है, वो गन मार्शल आर्ट्स के गार्ड को भी मार सकती है, लेकिन उसको चलाने के लिए 10 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। इसी बड़ी गन की मदद से ही तो टाइशेंग इस पूरे बीस्ट माउंटेन के अंदर आराम से घूम फिर सकता है। कोई भी डीमन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट्स के गार्ड लेवल से ज्यादा तो नहीं हो सकता। सबकी पावर्स मार्शल गार्ड जितनी ही होती है या फिर इससे बहुत ज्यादा कम होती है। ये हाई लेवल है, वो आसानी से उसको मार सकता है। मिंग बिमिंग की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, क्योंकि ये रोजफिंच डायनेस्टी का एक प्रिंस है तो प्रिंस के पास इतनी सारी वेल्थ तो होनी चाहिए। वो अपने साथ एक बड़ी सी गन रखता है जिसके अंदर 10 बिलियन मार्शल गार्ड को इसको यूज करते हुए एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड को भी मारा जा सकता है। कोई भी बड़ा डीमन गार्ड इसके लिए खतरा नहीं है, और मुझे इस बंदे के साथ कम्पीट करना है। इस बंदे के साथ मैं कैसे कम्पीट कर सकता हूँ जिसके पास पैसे की भी कमी नहीं। शाओशी भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रदर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ड्रिंक लेकर आया हूँ, चलो बैठकर पीते हैं। वहाँ कर मिंग के साथ ही बैठ जाता है और उसे कहता है ब्रदर जी ये तुम्हारा पहला मिशन है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, लेकिन चुपचाप मेरे साथ बैठकर पियो, इससे तुम्हारी नर्वसनेस कम हो जाएगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा काम जरा भी डेंजरस नहीं है। एक बार प्रिंस किसी बड़े डीमन को मार दे, उसके बाद हमें बस उस डीमन की बॉडी को उठाकर वापस शिप के अंदर लेकर आना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। मिंग उसे
कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारा प्रिंस इस बार कौन से डीमन बीस्ट को मारने के लिए इस जंगल में आया है। जाओ जी उसे कहता है मैंने कमांडर से सुना है कि इस बार वो ड्रैगन एलिफेंट को मारने के लिए आया है। मैं सच कहूँ तो वो ड्रैगन एलिफेंट को मारना नहीं चाहता क्योंकि हमारे प्रिंस ने ड्रैगन एलिफेंट कुंफू को मास्टर करने के बारे में सोचा है। पहले भी वो ड्रैगन एलिफेंट कुंफू को मास्टर कर चुका है। इसी मकसद के लिए वो एक ड्रैगन एलिफेंट को जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि ड्रैगन एलिफेंट के सारे ब्लड को निकाल कर वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। मैंने सुना है कि ड्रैगन एलिफेंट ब्लड को एब्जॉर्ब करने से अब तक तो उसकी पावर 50 मिलियन पाउंड तक पहुंच चुकी है। मैं तो ये वाली बात सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ। अगर आज हमें यहाँ पर एक ड्रैगन एलिफेंट डीमन मिल जाता है और हम लोग उसे जिंदा पकड़ लेते हैं, उसके ब्लड को निकालकर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि 100 मिलियन पाउंड तो हो ही जाएगी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो प्रिंस के पास 50 मिलियन पाउंड की पावर है। अगर मैं अपने रियल ड्रैगन की बॉडी को अनलॉक करूँ तो मेरे पास 56 मिलियन पाउंड की पावर है। कम से कम फिलहाल स्ट्रेंथ के मामले में मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। मिंग वहीं पर बैठा अभी पी रहा होता है कि उसी वक्त साथ वाले टेबल पर से उसे आवाज आती है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है तुमने क्रिस्टल गॉडेस के बारे में सुना है। मिंग भी क्रिस्टल गॉडेस का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग कहता है ये कौन सी क्रिस्टल गॉडेस की बात कर रहे हैं। जाओजी जो बड़े से मटके के अंदर शराब लेकर आया होता है वो उस मटके को उठाता है और उन लोगों के पास चला जाता है और उनसे कहता है ब्रदर्स क्या तुम मेरे साथ बैठकर पीना चाहोगे। तुम ये किस क्रिस्टल गॉडेस की बात कर रहे हो मुझे भी बताओ, क्या वो कोई गॉडेस है। और साथ ही मिंग सोच रहा होता है मैं भी एक बार एक क्रिस्टल पैलेस के अंदर गया था जहाँ पर मुझे एक क्रिस्टल का स्टैचू मिला था और मेरे ब्लैक बस्टर ने मुझसे कहा था ये एक गॉडेस है, इसके ऊपर अपना ब्लड लगाओ तुम्हें अपना मास्टर मानेगी और ये एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर ब्लड लगाने से कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है कि इस क्रिस्टल गॉडेस का ताल्लुक उसी क्रिस्टल पैलेस से हो। वो लड़का जो कि बाकी सभी को बता रहा होता है वो मिंग से कहता है हाँ वो एक गॉडेस है। वो लड़का मिंग से कहता है मैं नॉर्दर्न वी किंगडम से आया हूँ और हमारे किंगडम में इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अप्रोर हो गई है। बहुत सारे लोग जल्दी से उस गॉडेस को मानने लगे हैं क्योंकि हमारे किंग इसके खिलाफ है। इसलिए तो हमारे किंग ने वहाँ पर अपने लोगों को भेजकर गॉडेस के मामले को इन्वेस्टिगेट करवाने की कोशिश की है। मिंग उसके प्याले के अंदर और भी ज्यादा अल्कोहल डालता है और उसे कहता है मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, ये गॉडेस आई कहाँ से। तो वो लड़का मिंग से कहता है ये कुछ अर्सा पहले की बात है। कुछ अर्सा पहले हमारे गांव के अंदर के नॉर्दर्न वी किंगडम में है, वहीं पर अचानक से एक गॉडेस कहीं से अपीयर हुई। उसने अपने आप को नेचर की गॉडेस कहना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि वो नेचर की गॉडेस है और उसका नाम क्रिस्टल गॉडेस है। वहाँ पर उस वक्त जितने भी गाँव वाले थे वो सारे उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे और वो बहुत ज्यादा शॉक में थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उस क्रिस्टल गॉडेस की पावर्स को नोटिस करना शुरू किया कि वो गॉडेस बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी और वाकई में एक असली गॉडेस थी, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि उस गॉडेस के नाम पर बहुत सारे टेम्पल्स बना दिए गए। अब कुछ ही महीनों में बहुत सारे ऐसे लोग थे नॉर्दर्न वी किंगडम के जो कि उसे मानने लग गए। लेकिन क्योंकि हमारे किंग को इस बारे में नहीं पता कि क्रिस्टल गॉडेस कहाँ से आई है और ना ही वो किसी होली लैंड से ताल्लुक रखती है, इसी वजह से हमारे किंग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि ये गॉडेस रियल है। इसी वजह से उन्होंने अपने सोल्जर्स को वहाँ पर भेजकर गॉडेस के टेम्पल को तबाह करवा दिया। सभी लोगों को इस बात से मना कर दिया कि कोई भी क्रिस्टल गॉडेस की पूजा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोगों की अफेक्शन उसके साथ जुड़ी हुई है। लोग इस बात को मानते हैं कि वो गॉडेस वाकई में नेचर की गॉडेस है और वो लोग छुपकर उसकी पूजा करते हैं। वैसे ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि नॉर्दर्न वी किंगडम के बाहर भी हमारी क्रिस्टल गॉडेस के बहुत सारे बिलीवर्स हैं, वो लोग उसे मानते हैं। और साथ ही वो अपने पास से क्रिस्टल का बना हुआ स्टैचू निकालता और कहता है क्या तुम ये देख रहे हो, मैंने इस स्टैचू को खुद बनाया है। ये हमारी क्रिस्टल गॉडेस के बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसे ही बनाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूँ जहाँ पर मैं इसकी पूजा करता हूँ। ये बस बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से मैंने इसके स्टैचू को अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। मिंग जैसे ही उस क्रिस्टल स्टैचू की तरफ देखता है तो बहुत सा हैरान हो जाता है। मिंग कहता है ओ तेरी, ये तो वाकई में वही गॉडेस है। ब्लैक बस्टर ने मुझसे कहा था कि इसके ऊपर ब्लड लगाओ तो ये एक्टिवेट होगी, लेकिन वहाँ पर ब्लड लगाने से ये एक्टिवेट नहीं हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई में एक्टिवेट हो गई हो और मेरे वहाँ से वापस आने के बाद ये बाहर निकल आई हो। फिर साथ ही मिंग कहता है चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी अब मेरा इस बात से क्या ताल्लुक है, वो पता नहीं कहाँ पर होगी। मैं तो यहाँ पर अपने मिशन पर हूँ, मुझे जाकर लेंसू को बचाना है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है किसी गॉडेस के मसले में पड़ने का। फिर मिंग जियांग टाइशेंग के रूम की तरफ देखता और कहता है अब जबकि प्रिंस यहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट को पकड़ने के लिए आया है ताकि वो उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा ले, तो अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा कंपटीटर है। तो मुझे भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और उसे पता चले बिना, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी तो ड्रैगन एलिफेंट का ब्लड है और मुझे भी ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड की जरूरत है। कमांडर चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं हमारी वारशिप इस वक्त डीमन बीस्ट माउंटेन के आउटर एज तक पहुंच चुकी है और हमारे प्रिंस बहुत ही जल्दी हंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग रेडी हो जाओ। जितना पीना था पी लिया। तुम में से जो भी आज प्रिंस को बहुत ही अच्छे से सर्व करेगा और प्रिंस उसको प्रेस करेंगे तो उसको इनाम मिलेगा। हो सकता है कि तुम्हें एक डेडली वॉरियर के तौर पर भी चुना जाए। तो सारी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है कमांडर, हम सब लोग अपना
बेस्ट देंगे। प्रिंस ऊपर खड़ा होता है, उसके साथ एक मास्टर होते हैं। प्रिंस अपने साथ वाले मास्टर से कहता है चलो स्टार्ट करो। वो मास्टर उनके पास एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि एक मिरर टाइप का होता है। वो उस आर्टिफैक्ट को वहीं पर फेंकते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे साइज में बड़ा कर देते हैं। और उसे साइज में बड़ा करने के बाद उसके अंदर से रोशनी निकलती है। असल में ये ड्रैगन एलिफेंट को ढूंढने के लिए है। वो उसको जैसे ही एक्टिवेट करते हैं और वहाँ पर उस पूरे जंगल के अंदर सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि उन्हें उस जंगल के अंदर कहीं से ड्रैगन एलिफेंट मिल जाए। इसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलती है जो कि पूरे जंगल को स्कैन करना स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे उसके अंदर से रोशनी निकलती है उसी वक्त सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जंगल के अंदर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है। उसी जंगल के अंदर से एक बड़ा सा डीमन स्नेक बाहर निकल आता है। इस डीमन स्नेक का नाम डोपलगैंगर स्नेक होता है और इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ तक कि वो नीचे जंगल में बैठे हुए भी इस शिप के ऊपर तक पहुँच रहा होता है और वो निकलते ही सीधा प्रिंस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 245 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 246 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस अपनी हंटिंग को स्टार्ट करता है। वहीं पर डॉग के ऊपर एक मास्टर खड़े होते हैं। वो मास्टर से कहता है शुरू करो और ड्रैगन एलिफेंट को ढूंढो। वो अपने पास एक मिरर निकालता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको यूज करता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है। वो वहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं। उसी वक्त जंगल के अंदर से एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर निकलता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उस बड़े स्नेक मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये एक 9th लेवल का डीमन बीस्ट है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक डोपलगैंगर है। इसकी पावर उस वॉरियर वू शेंग के बराबर है जिसको लास्ट नाइट आपने मारा था। ये ग्रीन ड्रैगन एम्परर के प्रिंस ने जिस किलर को मारने के लिए आपको भेजा था। विंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो ये एक 9th लेवल का मॉन्स्टर है, तो देखते हैं इस 9th लेवल के मॉन्स्टर से कैसे निपटता है। उस स्नेक का साइज क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो स्नेक प्रिंस के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। प्रिंस कहता है इस डीमन बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई इस प्रिंस को इस तरह इसके सामने आकर डराने की। इसे लगता है कि ये यहाँ पर प्रिंस को डरा सकता है। वहीं पर एक नोबल मैन भी खड़ा होता है। वो चिल्लाकर उस डीमन बीस्ट की तरफ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस के सामने इस तरह आकर खड़े होने की, तुम उनका रास्ता रोक रहे हो। फिर साथ ही वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है गार्ड वेपन को यूज करो, उसके ऊपर जितने भी कॉइन्स लगेंगे वो सारे के सारे कॉइन्स मैं दूंगा। फिर वो लोग अपनी गार्ड कैनन को यूज करते हुए उस बड़े स्नेक के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं वो डोपलगैंगर स्नेक भी देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये गॉड कैनन को यूज करने वाले हैं और वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इसकी बैटलशिप के अंदर से गॉड कैनन को यूज किया जाता है तो धमाका बड़ा ही जबरदस्त होता है और उसके अंदर से जो वेपन से धमाका होता है वो सीधा जाकर उस स्नेक को लगता है और उस स्नेक बेचारे को वहीं पर आग लग जाती है और उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े होने के बाद वहीं पर जंगल के अंदर गिर जाती है। तो यहीं पर अब कमांडर की बारी आती है। कमांडर अपने सारे सोल्जर से कहते हैं तुम सभी ने देख लिया कि वो बड़ा सा स्नेक गिर चुका है, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। हम सभी लोग उसकी बॉडी को उठाकर लाते हैं। फिर वो सारी वहाँ से जंप करते हुए उस डीमन स्नेक की बॉडी को उठाने के लिए चले जाते हैं। डिवाइन पावर कैंप का यही काम है। वो सभी लोग वहाँ पर जाने के बाद उस डीमन स्नेक की बॉडी के टुकड़े करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो उसे आसानी से उठाकर वहाँ पर ला सकें शिप के ऊपर। मिंग भी उनके साथ ही वहीं पर जाता है और जाकर उस स्नेक की बॉडी के ऊपर हाथ रखता है और कहता है इस डीमन स्नेक की स्किन तो बहुत ज्यादा टफ है। ये स्नेक इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है कि एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर भी इसके सामने बेकार है क्योंकि ये एक 9th लेवल का पावर बीस्ट है। लेकिन फिर भी जियांग ताइशेंग ने सिर्फ एक ही शॉट के साथ इसको मार डाला है। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर हालांकि ये डीमन स्नेक इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, यानी कि इसकी स्किन, इसकी बोन्स और इसके दांत भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी पूरी बॉडी को भी बेच दें तब भी हमें इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इसको मारने के लिए 10 बिलियन मार्शल गार्ड कोइंस को यूज किया गया है क्योंकि इसको मारने के लिए जो गार्ड वेपन यूज किया गया था इसको एक्टिवेट करने के लिए 10 बिलियन मार्शल गार्ड कोइंस को यूज किया गया है और मुझे नहीं लगता कि ये एक फायदेमंद डील है। इस तरह के एक छोटे और कमजोर डीमन को मारने के लिए इतने ज्यादा मार्शल कोइंस को जाया करना, मुझे लगता है कि प्रिंस कुछ ज्यादा ही फजूलर्जी कर रहा है। मिंग उसे कहता है उसे बैकअप करने के लिए पूरी की पूरी रोजफिंच डायनेस्टी है। पूरी रोजफिंच डायनेस्टी का पैसा इन्हीं के पास जमा होता है। सारी अवाम से टैक्स इकट्ठा करने के बाद ये यहाँ पर मजे उड़ा रहा है। मिंग अभी वहीं पर उसकी बॉडी के पास ही खड़ा होता है उस स्नेक डीमन की कि उस स्नेक डीमन की बॉडी फटती है और उसके अंदर से एक छोटा सा स्नेक निकलता है। मिंग और बिमिंग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। वो छोटा स्नेक डीमन बहुत ज्यादा वीक होता है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर
अब मुझे याद आया, ये बड़ा सा स्नेक एक डॉपलगैंगर स्नेक है। में इसका साइज इतना ही छोटा था, लेकिन इसने अपने साइज को बड़ा किया हुआ था कि ये स्नेक साइज में बड़े हो सकते हैं। लेकिन इसकी ये छोटी फॉर्म ये बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि इसकी बड़ी फॉर्म को अभी अभी डिस्ट्रॉय किया गया है। अगर हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया तो ये यहीं पर भूख से मर जाएगा। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मैं आपको सुजेस्ट करती हूँ कि आप अपने पास से कुछ होली एलिक्सर्स निकाल कर इसको खिला दें, ताकि इसकी जान बचाई जा सके। अगर आपने इसकी जान बचा ली तो ये हमेशा आपका ग्रेटफुल रहेगा, और जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ये आपका काम करेगा। मिंग अपने पास से एक पिल निकालता और कहता है, तब मैं डोंकी एकेडमी में था और वहाँ पर डेथ अरीना में मैंने फाइट की थी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो वहाँ पर मैंने एक पिल खाई थी इंस्टेंट हीलिंग के लिए, जो कि 2 मिलियन मार्शल कॉइन्स की थी, और एक पिल मेरे पास अभी भी मौजूद है। ये पिल मुझे जान ने दी थी। मुझे लगता है कि एक पिल इसको दे देते हैं। वो स्नेक डीमन भी उसी पिल की तरफ देख रहा था। मिंग कहती है, मास्टर आप इसे दे दो। मिंग वो पिल उस स्नेक डीमन को दे देता है। फिर मिंग भी उस बड़े से स्नेक डीमन के एक टुकड़े को उठा लेता और कहता है, ये स्नेक डीमन बेचारा तो बहुत ज्यादा अनलकी है, क्योंकि वो प्रिंस तो यहाँ पर एलिफेंट ब्लड को ढूंढने के लिए आया है, तो अचानक से उसके सामने आ गया और बेचारा मारा गया। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग क्या ये छोटा स्नेक दोबारा से बड़े साइज में हो सकता है? बिमिंग उसे कहती है, मास्टर शायद आपको डॉपलगैंगर्स के बारे में नहीं पता। इस स्नेक को स्प्लिटिंग स्नेक भी कहा जाता है। इस डेमन स्नेक की स्पेशल एबिलिटी यही होती है कि ये जहाँ से अपनी बॉडी को स्प्लिट करता है, उसके पास इसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तब ये अपनी बॉडी को बड़ा करते हैं, और उसके बाद जब ये अपना नया डॉपलगैंगर बनाते हैं तो इसकी बॉडी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और जैसे जैसे ये अपना डॉपलगैंगर बनाते जाते हैं, ये डॉपलगैंगर की क्वालिफिकेशंस और स्ट्रेंथ पहले वाले डॉपलगैंगर से बहुत ज्यादा होती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक डॉपलगैंगर स्नेक डॉपलगैंगर बनाते बनाते अपने आप को एक ड्रैगन भी बना सकता है। ड्रैगन इसकी लास्ट फॉर्म होती है। मिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या वाकई में ये एक ड्रैगन बन सकता है? अगर ये एक ड्रैगन बन सकता है तो मेरी बॉडी के अंदर भी रियल ड्रैगन ब्लड है। पता नहीं हम दोनों का रिलेशन क्या होगा, शायद हम दोनों भाई बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन वारशिप के ऊपर का दिखाया जाता है। वो सारी उस बड़े स्नेक के पीसेस को उठाकर ऊपर ले आते हैं, क्योंकि मिंग भी अपने वाले पीस को वहाँ पर रखने के बाद शिप के एक दूसरे हिस्से में जाता है, जहाँ पर कोई भी उसे देख नहीं रहा होता। मिंग ने उस छोटे स्नेक को अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर वहीं पर ले आया होता है। मिंग उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या चीज हो, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मिंग के हाथ से बाहर निकलता है और मिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे वो मेडिसिन देकर मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिंग उसे कहता है, ठीक है ये बात तो ठीक है कि तुमने मुझे शुक्रिया कह दिया, लेकिन मुझे शुक्रिया से काम नहीं चलाना। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो स्नेक डीमन मिंग से कहता है, फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, या फिर हो सकता है कि ये एक फीमेल स्नेक डीमन हो। वो उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा छोटी हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल इसकी समझ नहीं आ रही कि ये लड़की है या लड़का है। वो स्नेक डीमन मिंग से कहता है, फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे सिर्फ 10 साल का अरसा दो। 10 साल के बाद मैं अपनी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा, और उसके बाद जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो चीज ले आऊंगा। और हो सकता है कि 10 साल के बाद मैं अपनी फाइनल फॉर्म एक ड्रैगन में चेंज हो जाऊं। ड्रैगन बनने के बाद मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। मिंग उसे कहता है, 10 साल किसने देखे हैं? 10 साल तो बहुत ही लंबा समय है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम एक इंसान में नहीं बदल सकते। काश तुम एक इंसान की बॉडी में चेंज हो सकते, तो मेरे पास कुछ ऐसी मार्शल आर्ट्स थी जो कि डीमंस के प्रैक्टिस करने के लिए हैं, वो मैं तुम्हें दे सकता था। ये बात सुनते ही वो डीमन स्नेक मिंग से कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको डीमंस जो कि इंसान में कन्वर्ट होते हैं वो मास्टर कर सकते हैं? मिंग उसे कहता, हाँ मेरे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। लेकिन अगर तुम मेरे अपने स्नेक होते तो एक मास्टर के तौर पर वो स्पेशल स्किल्स वाली टेक्निक्स मैं तुम्हें दे सकता था। वो डीमन स्नेक मिंग से कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप वो कल्टीवेशन वाली टेक्निक्स मुझे दे दो, हम टेक्निक्स को मास्टर कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत साल पहले मैं एक इंसान की फॉर्म में आ सकता था, लेकिन इस जंगल के अंदर एक इंसान की बॉडी के साथ किसी डीमन का रहना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मैंने दोबारा से स्नेक बॉडी में आना बेहतर समझा। इन असल बात तो यह है कि मैं एक इंसान की बॉडी में आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दूसरे डीमन बीस्ट हैं वो इंसानी बॉडी को पसंद नहीं करते। इसी वजह से मुझे डीमन बीस्ट की बॉडी में ही आना पड़ा। मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, 1 साल के बाद मैं एक इंसान बन जाऊंगा, और उसके बाद तुम मुझे वो टेक्निक्स दे देना। मिंग उसे कहता है, नहीं मैं फिर भी तुम्हें वो टेक्निक्स नहीं देने वाला, क्योंकि वो टेक्निक्स सारी की सारी गॉड लेवल की टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स को मास्टर करने के बाद कोई भी मार्शल आर्ट्स का गॉड बन सकता है, क्योंकि वो सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा महंगी है। मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? हम दोनों का रिलेशन ही क्या है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो डीमन स्नेक मिंग से कहता है, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, मैं अभी तुम्हें अपना मास्टर मान लेता हूँ, ठीक है? आज के बाद तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी लॉयल्टी को तुम्हारे सामने प्लेज करता हूँ। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब जबकि तुमने मुझे मास्टर कह दिया है तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए सब कुछ करूंगा। चलो अब जल्दी से चुप जाओ, तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें वो टेक्निक्स दे दूंगा। उसी वक्त मिंग को डॉग के ऊपर से फिर से शोर की आवाज आती है। मिंग कहता है, लगता है उन्होंने किसी और डीमन बीस्ट को ढूंढ
ढूंढ लिया है। मिंग भी ऊपर जाके देखता है तो वो बड़ा सा मिरर जो कि उस मास्टर ने निकाला था, उस मिरर के अंदर एक आईसी बीस्ट को दिखाया जा रहा होता है, यानी कि उन्हें जंगल के अंदर एक आईसी बीस्ट मिलता है। वो सारे की सारी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आईसी बीस्ट भी बहुत ही स्पेशल बीस्ट होते हैं। मिंग उसको देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो वही आईसी बीस्ट है, ये ब्रदर यानबिंग का बेटा है। मिंग कहता है हालांकि इसकी बॉडी का साइज काफी छोटा हो चुका है, लेकिन मैं इसे देखकर ही पहचान सकता हूँ, ये तो ब्रदर यानबिंग का ही बेटा है। फिर मिंग प्रिंस की तरफ देखता और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा जालिम है, इसने उसे देख लिया है और ये उसे मरवा डालेगा। मुझे कुछ न कुछ करके इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रिंस ने यहाँ पर इस बेबी को मार दिया तो फिर मैं वापस जाकर अपने दोस्त यानबिंग के सामने कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। तो प्रिंस भी उस छोटे आईसी बीस्ट को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इस तरह के आईसी बीस्ट को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। प्रिंस वहीं पर डॉग के ऊपर से उन सभी से कहता है इस छोटे बीस्ट को पकड़ने के लिए हम लोग अपनी गॉड कैनन को यूज नहीं करने वाले। तुम में से कौन वहाँ पर जाकर इस आईसी बीस्ट को मेरे लिए पकड़ कर लाएगा? जो भी इस बीस्ट को जिंदा पकड़ कर लाएगा डेडली फाइटर्स में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो नीचे जितने भी लोग होते हैं डिवाइन पावर कैंप के, वो सभी लोग तो एक मौके की तलाश में थे। वो सारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं योर हाइनेस मुझे वहाँ पर भेजिए, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। एक कहता है मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इसको जिंदा पकड़ कर ले आऊंगा। सारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं प्रिंस प्लीज हमें जाने दे। कोई कह रहा था मुझे जाने दो, और वो सारी सोच रहे होते हैं ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रेयर है, हम सभी को पर बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगी। अगर हम लोग उस आईसीबीएस को पकड़ कर ले आए प्रिंस की नजरों से हमारी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहीं पर मिंग उन सभी के बीच से बड़ी स्पीड के साथ निकलता है। वो सारे पीछे की तरफ हट जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि सामने जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मिंग जल्दी से प्रिंस के सामने झुकते हुए कहता है मेरे प्रिंस जीवूजी को ऑर्डर दे, जीवूजी वहाँ पर जाएगा और आपके लिए इस आईसीबीएस को जिंदा पकड़ कर ले आएगा। प्रिंस जीवूजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दिखने में इतने भी बुरे नहीं हो, ठीक है जाओ और जाकर उसको पकड़ लाओ। उसके ऑर्डर्स मिलते ही शिप के ऊपर से नीचे जंप लगा देता है और उस आईसीबीएस को पकड़ने के लिए चला जाता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 246 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 247 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस को अपने मिरर के ऊपर एक आईसी पीस दिखाई देता है। वो कहता है मुझे ये आईसी पीस चाहिए और वो अपने सारे लोगों से कहता है तुम में से जो भी इस आईसी पीस को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमें जाने दिया जाए। उसी वक्त मिंग उन सभी के बीच से आगे निकलता है और प्रिंस से कहता है मुझे जाने दो, मैं इस काम को करूंगा। प्रिंस कहता है ठीक है, मुझे तुम बहादुर लगती हो, जाओ और जाकर उस आईसी पीस को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। मिंग जल्दी से शिप के ऊपर से छलांग लगाता है और उस आईसीबीएस के पीछे लग जाता है। आईसीबीएस जैसे मिंग को वहाँ पर देखता है वो भागना शुरू कर देता है, क्योंकि मिंग ने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया होता है। इसी वजह से आईसीबीएस उसे पहचान नहीं पाता। वो बड़ा ही तेज भाग रहा होता है, जबकि मिंग भी बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए उसका पीछा करता है। वो काफी देर तक भागता है। मिंग भागते भागते सोच रहा होता है ये लड़का तो काफी तेज हो चुका है, की स्पीड भी काफी बढ़ गई है। वहीं पर वो आईसीबीएस भागते हुए पीछे की तरफ घूमता है और अपने मुंह के अंदर से काफी सारे क्रिस्टल्स निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मिंग हवा के अंदर ही उसके सारे आइस क्रिस्टल्स को अवॉइड करते हुए फिर से आगे की तरफ भागता है। मिंग उनके सारे अटैक से बचने के बाद अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए आईसीबीएस कब से कहता है ये मैं हूँ। जी मिंग ने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया हुआ है ताकि कोई मुझे यहाँ पर पहचाने ना। क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल चुके हो? तुमने तो मुझे कहा था कि हम दोनों भाई हैं। आईसीबीएस जो कि पहले बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो मिंग की बात सुनने के बाद उसे पहचान जाता है और एक भीगी बिल्ली बनने के बाद उससे लाड करने के लिए आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मिंग उसे एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, वो लोग ऊपर से हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ लाड करते हुए देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। आईसीबीएस भी रोते हुए अपनी गाल पर हाथ रख लेता है। मिंग उसे कहता है मेरे साथ फाइट करो, ऊपर इसी तरह अटैक करो जैसे पहले कर रहे थे। उन्हें लगना चाहिए कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं और फाइट के दौरान जहाँ से आगे की तरफ भागते जाओ और मौका देखते ही भाग जाना ताकि वो लोग तुम्हें पकड़ ना सके। आईसीबीएस उसे कहता है ठीक है। फिर वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग उसके अटैक से बचता है और साथ ही वो सामने की तरफ भागता जाता है। ऊपर वाले भी देख रहे होते हैं कि ये दोनों आपस में बहुत ही फियर्स फाइट कर रहे हैं। आईसीबीएस को उस लड़के के लिए पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। आईसीबीएस बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ भागता जाता है और वहीं पर सामने एक लेक आती है। आईसीबीएस उस पानी के अंदर जंप लगा देता है, जबकि मिंग जो कि उसका पीछा कर रहा होता है वो भी प्रिंस को दिखाने के लिए कि वो उसको जरा भी नहीं छोड़ने वाला और हर जगह पर उसका पीछा करेगा, वो भी पानी के अंदर छलांग लगा देता है। पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग पानी के अंदर उनको नहीं देख सकते। इस मिरर के ऊपर देख रहा होता है तो उसे दिखना बंद हो जाता है क्योंकि वो पानी के अंदर चले गए हैं। प्रिंस के साथ खड़ा मास्टर कहता
कहता है मुझे लगता है ये लड़का पागल हो गया है। अगर हम लोग 10 बार इस पानी के अंदर छलांग लगाएंगे तो इस लेक के अंदर कम से कम 9 बार इस पानी के अंदर कोई ना कोई डिमोनिक बीज जरूर होता है और बचने के चांसेस सिर्फ 1% है। मुझे लगता है कि ये लड़का अपने आप को आपके सामने साबित करने के लिए पानी के अंदर छलांग लगा गया है, हालांकि उसे खतरे का नहीं पता। मास्टर प्रिंस से कहते हैं अब जबकि हमारा मिरर पानी के अंदर नहीं दिखा सकता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप इस सब को एंजॉय कर सकते हैं। अब उस लड़के को किसी मॉन्स्टर के हाथों से मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। जबकि प्रिंस अभी भी पानी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है जैसे कि उसे कुछ शक पड़ रहा हो। फिर वो वहाँ से साइड पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने समझ लिया है कि मिंग मर गया है। थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर से मिंग बाहर निकलता है और वो आईसी बीस्ट भी, वो दोनों पानी के अंदर से निकलकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। आईसी बीस्ट आगे बढ़ता है और मिंग के चेहरे को चाटना शुरू कर देता है। मिंग उसे कहता है काफी अर्से के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो साइज में काफी छोटे हो गए हो, हालांकि तुम्हें बड़ा होना चाहिए था। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारी मदर को देखा था यानी ब्रदर जानबिंग को, तुम्हारा साइज तो उसके साइज जितना होता जा रहा है, लेकिन तुम तो यहाँ पर नहीं थे। तुम यहाँ पर रोस्विंग डायनेस्टी के डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम जानबिंग के साथ ही हो। ऐसी वो जानबिंग का नाम लेता है। वो बच्चा बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मिंग कहता है क्या हुआ, तुम जानबिंग का नाम सुनने के बाद उदास क्यों हो गए हो? इसी वक्त बिमिंग बाहर निकलती है और कहती है मास्टर शायद आपको इस बारे में नहीं पता, आईसी बीस्ट मदर अपने बच्चे के पैदा होने के कुछ साल के बाद ही अपने बच्चे को आजाद छोड़ देती है ताकि वो इस मुश्किल दुनिया में जिंदा रहना सीख सके। मुझे लगता है कि आपके ब्रदर जानबिंग ने इसको बहुत ही कम उम्र में अपने घर से निकाल दिया होगा, इसलिए ये यहाँ पर इस डीमन फॉरेस्ट में है। मिंग उस बच्चे की तरफ देखकर सोच रहा होता है ब्रदर जानबिंग जब वो इसकी मदर था तो वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे लगता है कि उसके लिए भी इसे घर से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसे मुश्किल फैसले करने पड़े ताकि ये बच्चा मुश्किल दुनिया में जीना सीख सके। मिंग उसे कहता है आईसी बीस्ट का तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा वरना वो प्रिंस बहुत ज्यादा जालिम है, वो तुम्हें पकड़कर मार डालेगा। जैसे ही तुम्हें ये बैटलशिप दिखाई दे इसके करीब मत जाना, इसके अपोजिट साइड में भाग जाओ। मुझे भी अब जल्दी से वापस बैटलशिप पर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुकूंगा तो मुझे ज्यादा बातें एक्सप्लेन करना पड़ेंगी। लेकिन वो आईसी बीस्ट उसके कपड़ों को खींचता है और उसे कहता है मेरे साथ आओ। उसे कहता है अब क्या तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो? वो आईसी बीस्ट सारी लाते हुए कहता है हाँ मेरे साथ आओ। वो मिंग को अपने साथ लेकर एक केव के अंदर चला जाता है। मिंग उसके साथ साथ ही होता है। मिंग कहता है मिंग उसे कहता है इस केव के अंदर से बहुत ही ठंडी हवा निकल रही है ऐसी कि तुम्हारी उस आईसी केव के अंदर थी जहाँ पर तुम्हारे जानबिंग ब्रदर ने तुम्हें जन्म दिया था। क्या तुम यहीं पर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करते हो? अब पीछे तुम्हारा घर है। ऐसी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मिंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। सारे चूहों को देखने के बाद उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे इतने सारे चूहे दिखाने के लिए लेकर आए हो? यहाँ पर इतना स्पेशल क्या है? तुमने तो मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें इन चूहों को खाना है तो तुम खुद ही खा सकते हो। मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ऐसी वो पीछे मुड़ने लगता है। वो आईसी काम फिर से उसके बाजू को खींचता है और कहता है नहीं जरा गौर से देखो। मिंग उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास तुम्हारी इन पहेलियों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से वापस जाना है। मिंग वहाँ पर जैसे नीचे बैठता है तो वो उन माउसेस की तरफ देखकर कहता है मुझे ये चूहे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई में वही चूहा है? और वो अपने पास से एक रिंग निकालता है और उसे सामने की तरफ फेंक देता है। मिंग कहता है चलो आजमा कर देखते हैं। जैसे वो अपनी रिंग को सामने की तरफ फेंकता है वो सारे के सारे चूहे एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें से एक चूहा जो कि बहुत ज्यादा तेज होता है वो जंप करते हुए उस रिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है। ये वाला चूहा बाकी सभी चूहों में से ज्यादा स्टाइलिश है क्योंकि इसके बाल ऊपर सुर्ख हैं, क्योंकि बाकी सभी के सुर्ख बाल नहीं है। शायद इसी वजह से इसको स्टाइलिश बनाया गया है क्योंकि ये मिंग का चूहा बनने वाला है। वो चूहा मिंग की रिंग को पकड़ने के बाद वापस मिंग के पास लेकर आ जाता है। मिंग कहता है जितने भी नॉर्मल चूहे होते हैं वो सभी खाने के पीछे भागते हैं, लेकिन ये वाले चूहे मेरी रिंग के पीछे भागे हैं। इसका मतलब ये कोई नॉर्मल चूहे नहीं है बल्कि ये तो ट्रेजर हंटिंग माउस है। मिंग उस सुर्ख बालों वाले चूहे से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो चूहा मिंग की बात सुनने के बाद उसके बाजू पर बैठ जाता है, यानी कि वो उसके साथ चलने को तैयार है। साथ ही वो चूहा मिंग के बाजू के अंदर घुस जाता है। मिंग कहता है जिनचैंग सेक्टर में सिर्फ एक ट्रेजर हंटिंग माउस था। जान इतने सालों तक परेशान रही क्योंकि वो गुम हो गया था। उनका चूहा भी साइज में काफी छोटा है जबकि मेरे वाला काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि ये चूहा फ्यूचर में मेरे काफी काम आएगा। फिर मिंग उठकर खड़ा हो जाता है। बाकी के सारे चूहे भी मिंग की तरफ देख रहे होते हैं। मिंग उन सभी से कहता है सॉरी मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, फिलहाल एक ही के लिए जगह है, तुम सभी पर यहीं पर रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मिंग अपने पास से डीमन मीट का एक टुकड़ा निकालता और कहता है लगता है कि तुम सभी से मिलना ये मेरी किस्मत में था। मैं तुम्हारे लिए हाई ग्रेड का डीमन मीट लाया हूँ, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी, चलो इसको एंजॉय करो। और वो उनके पास वो टुकड़ा फेंक देता है और वो सारे उस गोश्त को खाना शुरू कर देते हैं। फिर मिंग उस छोटे कप से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर एक ट्रेजर हंटिंग माउस मिल गया। फ्यूचर में तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और अपना ध्यान रखना। फिर मिंग वहाँ से वापस उस बैटलशिप पर वापस आ जाता है और आते प्रिंस से कहता है प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आपके लिए उस आईसी बीस्ट कप को नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो पानी के अंदर गुम हो गया। बाकी ये सारे डिवाइन कैंप के साथी भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम
तुम तो बड़ी जल्दी हमसे आगे निकले थे ताकि तुम ICP कप को पकड़ कर ला सको। अब देखो अपनी बेइज्जती करवा ली, वो भी प्रिंस के सामने। तुम्हें दोबारा इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला। प्रिंस मिंग की बात सुनने के बाद उसे कोई भी सजा नहीं देते और साथ ही मास्टर से कहते हैं, मास्टर अपनी बैटलशिप को आगे बढ़ाओ और अपनी खोज को जारी रखो। हमें जल्दी से जल्दी किसी ड्रैगन एलिफेंट को ढूंढना होगा। फिर से वो अपनी शिप को आगे बढ़ाते हैं और उनकी शिप के आगे बढ़ने के बाद मिंग डॉग के पास ही खड़ा होता है और कहता है, ये तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि प्रिंस ने मुझे कोई सजा नहीं दी, हालांकि मैंने उसके इस मिशन को फेल कर दिया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसी वक्त मिंग के कपड़ों के अंदर से वो चूहा बाहर निकलता है। मिंग कहता है, अब ये कहाँ पर चल दिया? ड्राइंग करने वाले ने वैसे इस चूहे को कुछ ज्यादा ही क्यूट बना दिया है। पता नहीं आपको क्यूट लग रहा है या नहीं, मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। वो चूहा मिंग के कपड़ों से निकलने के बाद सामने की तरफ चल देता है और साथ ही दीवार के आर पार हो जाता है। मिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है, अब ये अपने आप कहाँ पर चल दिया? कहीं ऐसा न हो कि प्रिंस इसको ढूंढ ले और ये चूहा अपने साथ मुझे भी मरवा डाले। विविंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रेजर हंटिंग माउस बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, जो अपने मास्टर से बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको ढूंढ नहीं पाएगा। चोरी करने में ये बहुत ज्यादा माहिर हैं और अपने आप को छुपाने में भी। मिंग कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। मिंग का ये चूहा कुछ सूंघते हुए अंदर की तरफ चलता जाता है। वो लोगों के पाँव के नीचे से होता हुआ गुजर रहा होता है, जहाँ तक किसी को भी पता नहीं चलता। पता नहीं ये चूहा यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है। वो कुछ सूंघते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो एक ट्रेजर हंटिंग माउस है, तो जहाँ पर किसी ट्रेजर को ही ढूंढ रहा होगा, किसी बहुत ही कीमती ट्रेजर को। वहीं पर वो एक दीवार को पार करते हुए अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे वो खजाना मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहा था। तो उसे सामने एक न्यूक्लियस की तरह का बना हुआ एक बीड नजर आता है, जैसा कि फिजिक्स की बुक में एक एटम बनाया गया होता है। हालांकि ये एक छोटा सा बीड है, लेकिन असल में ये सारी की सारी बैटलशिप इसी बीड से चल रही है। इसके अंदर से जो पावर निकलती है ये पावर कोर है। तो चूहा आगे बढ़ता है और उस पावर कोर को अपने मुंह में पकड़ लेता है और साथ ही उसको निकल जाता है और उसे निकलने के बाद वापस से ग्राउंड के अंदर गायब हो जाता है। जैसे ही वो उस बीड को वहाँ से निकल लेता है, क्योंकि उस बैटलशिप की पावर कोर को हटा लिया गया है, तो वो शिप हिलना शुरू हो जाती है और उसी वक्त वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देती है। सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये क्या हो रहा है? ये शिप को क्या हो गया? ये नीचे की तरफ क्यों गिर रही है? प्रिंस बेचारा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। प्रिंस के साथ वाले साथी कहते हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर प्रिंस को सेव करो, प्रिंस नीचे न गिरे। मिंग भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा होता है, क्योंकि वो शिप नीचे की तरफ गिर रही है। मिंग कहता है, मेरा वो चूहा कहाँ पर चला गया? वो जल्दी से वापस आ जाए, नहीं तो वो भी इस शिप के साथ ही मारा जाएगा। इस वक्त वो चूहा भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है। मिंग उसे कहता है, चलो शुक्र है तुम वापस आ गए। और फिर थोड़ी देर के बाद उनकी शिप हिलते डुलते सीधी जाकर ग्राउंड पर धड़ाम से गिरती है। शिप के नीचे गिरने के बाद प्रिंस चिल्लाकर कहता है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या को मुझे बताएगा? इसी वक्त एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, प्रिंस प्लीज हमें माफ कर दें, लेकिन इस बैटलशिप को पावर देने के लिए जो पावर कोर थी उसको किसी ने चोरी कर लिया है। प्रिंस चिल्लाकर उसे कहता है, ये क्या बकवास है? हमारी शिप के अंदर से हमारी पावर कोर को कौन चोरी कर सकता है? पूरी शिप की तलाशी लो, जाओ जाकर उसको ढूंढो। बंदा यहीं पर होगा जिसने उस भीड़ को चोरी किया है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 247 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 248 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंग का वो नया साथी यानी कि वो छोटा ट्रेजर हंटिंग माउस वो अंदर जाता है और शिप के मेन हिस्से के अंदर से पावर कोर वाले बीड को चोरी कर लेता है, जिसकी वजह से को पावर मिलना बंद हो जाती है और वो शिप धड़ाम से करके नीचे गिर जाती है। प्रिंस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने लोगों से कहता है, जल्दी करो और जल्दी से उस चोर को ढूंढो और साथ ही उस पावर कोर को भी, वो भी यहीं पर होगा। ठीक है, तलाशी लो, किसी को मत छोड़ना। और साथ ही प्रिंस उन सभी से कहता है, अगर तुम सभी में से किसी ने भी रेजिस्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। देखते हैं कि तुम में से किसने उस पावर कोर को चोरी किया है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी शिप के ऊपर रहते हुए चोरी करने की। साथ ही वो प्रिंस अपने साथ वाले मास्टर से कहता है, मास्टर जल्दी से पीछे बैकअप के लिए कॉल करो, उनसे कहो कि यहाँ पर एक और बैटलशिप भेज दे, क्योंकि हमारी बैटलशिप खराब हो गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे यहाँ से ड्रैगन एलिफेंट को पकड़कर ही वापस जाना है। मास्टर कहता है, ठीक है, मैं अभी उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिर वो सारे लोग शिप के ऊपर से नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वहीं पर कैंप लगाने वाले हैं। मिंग अपने छोटे चूहे से कहता है, मुझे लगता है कि ये काम तुम्हारा है, क्या तुम ही ने उस पावर कोर को चोरी किया है? चूहा सारी लाते हुए कहता है, हाँ ये काम मैंने किया है। प्रिंस उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग यहीं पर अपना अपना कैंप लगा लो और रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि रात के वक्त हमारी दूसरी बैटलशिप यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम लोग कल अपने सफर को कंटिन्यू करेंगे। फिर वो सारे लोग अपने प्रिंस की बात मानने के बाद वहीं पर अपने
अपने अपने कैंप्स लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है वो रात के वक्त का होता है। रात के वक्त वो सभी लोग अपने अपने कैंप्स में होते हैं, जबकि मिंग भी अपने कैंप के अंदर आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग उस पावर कोर के बारे में सोच रहा होता है। मिंग कहता है जियांग टाइशेंग के पास इस वक्त जो बैटलशिप है, इसको लिए जो पावर कोर है उसकी पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। ऊपर से इसके पास जो बैटलशिप है, इसके ऊपर जितने वेपन्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर हर एक चीज पैसे से हासिल की जा सकती है, और रोजफिंच डायनेस्टी के प्रिंस के पास तो पूरी की पूरी डायनेस्टी है जो उसे बैकअप सपोर्ट दे रही है। ये सारा पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि अवाम के टैक्सेस का है। बिमिंग अभी मास्टर से बात ही कर रही होती है कि उसी वक्त उसे कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ पर बहुत सा खतरा है। वो स्नेक भी मास्टर के कपड़ों से बाहर निकलता है और मिंग से कहता है मास्टर जल्दी से भागो, बहुत ज्यादा खतरा है। मिंग उन दोनों की बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड के साथ बाहर की तरफ भागता है। मिंग को बिमिंग ने पहली वार्निंग दे दी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए भागो। तो कमांडर बाहर ही खड़ा होता है। वो उसे कहता है जीवू जी तुम कहाँ पर जा रहे हो और वो भी इतनी तेज तेज क्यों भाग रहे हो। मिंग उसे कहता है मैं बटालियन के कमांडर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। कमांडर उसे कहता है अच्छा ठीक है, जल्दी से वापस आ जाना। फिर वक्त कमांडर के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा व्हील का प्रेशर निकल रहा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कमांडर भी उस प्रेशर को महसूस करते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि बाकी के जितने भी डिवाइन पावर कैंप के लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने सर पकड़कर घुटने टेक देते हैं। उस पोर्टल के अंदर से एक मॉन्स्टर का बड़ा सा सर निकलता है जो कि एक एप मॉन्स्टर का होता है। ये बड़ा सा सर एक डीमन गॉड का सर है। ऐसे वो अपने सर को वहाँ से बाहर निकालता है उस पोर्टल के अंदर से, तो वहाँ पर उसकी व्हील की पावर रिलीज होती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ग्राउंड भी फटना शुरू हो जाता है और वो सारे के सारे सोल्जर अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद वो डीमन गॉड अपना मुंह खोलता है और एक जबरदस्त चीख मारता है। इससे और भी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। जितने भी कमजोर लोग होते हैं वो सारे तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जबकि मिंग की तरफ भी दिखाते हैं, मिंग के भी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मिंग अपने कानों पे हाथ रख के खड़ा होता है। हालांकि मिंग इस सब से काफी ज्यादा दूर है कि उसे पहले से वार्निंग मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो भी जख्मी है और इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मिंग कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बड़ा सा मॉन्स्टर क्या है। उसी वक्त वो स्नेक निकलता है और उसे कहता है मास्टर ये एक डीमन गॉड है। वो स्नेक कहता है आपके मुताबिक मैं एक 9th लेवल का डीमन बीस्ट था और मेरी पावर लेवल एक मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर के लेवल के बराबर थी। ये हमारे डीमंस के अंदर एक डीमन गॉड है। डीमन गॉड का लेवल हमारे जैसे छोटे डीमन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे ही एक डीमन गॉड बन जाता है इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड होती है। इसलिए ये वाला डीमन गॉड एक 9th लेवल के डीमन बीस्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। हमें नहीं पता कि इसके पास कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि हमेशा ये अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखते हैं। स्नेक डीमन मिंग से कहता है क्योंकि आज इस बंदे ने जहाँ पर बहुत सारे डीमंस को मारा है, जहाँ पर जंगल में इसने बहुत सारे डीमन गार्ड्स को डिस्टर्ब किया है, इसी वजह से ये डीमन गार्ड जहाँ पर बाहर आया है इसको डराने के लिए। स्नेक डीमन उसे कहता है मास्टर अब क्योंकि आपको पहली वार्निंग मिल गई है और आप इस सब से काफी दूर हैं, यहीं पर रहकर ये सारा तमाशा देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अब मरने वाले हैं। डीमन गार्ड की व्हील का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है इस बेचारा भी अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन है तो वो एक प्रिंस ही। डीमन गार्ड के सामने इस तरह बेबस होने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोजफिंच डायनेस्टी के प्रिंस के सामने इस तरह अपीयर होने की, ताकि कि तुम मरना चाहते हो। और साथ ही वो अपने पास से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसके डैड का एक क्लोन बाहर निकलता है और उसके क्लोन के पास भी रोजफिंच डायनेस्टी के एम्परर की ही पावर होती है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी उस क्लोन के अंदर होती है। रोजफिंच डायनेस्टी के एम्परर वहाँ पर बाहर निकलने के बाद उस डीमन गार्ड से कहते हैं, वो उसका नाम भी जानते हैं, वो उसे कहते हैं मोए गार्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के सामने इस तरह अपीयर होने की, क्या तुम उसे डरा रहे हो, क्या तुम उसे मारना चाहते हो। मिंग भी एम्परर को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने अभी अभी एम्परर की आवाज सुनी, क्या ये वाकई में एम्परर है, यहाँ पे ये उनका कोई क्लोन है जो कि टाइशेंग अपने साथ यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन इसको देखकर लगता नहीं कि ये सिर्फ एक क्लोन है, क्योंकि इसके अंदर से मुझे बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही है। तो मोए गार्ड उसे कहता है एम्परर रोजफिंच तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसने यहाँ पर मेरे इलाके में आकर मेरे बहुत सारे डीमन साथियों को मार डाला है, वो भी बिला वजह। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मैं अपने लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा, जो लोग मेरे अंडर हैं वो सभी लोग समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी पावर तो दिखानी पड़ेगी, इसलिए तुम्हारे बेटे को मरना पड़ेगा। रोजफिंच एम्परर से कहते हैं मोए गार्ड तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, अगर तुमने यहाँ पर मेरे बेटे के एक बाल को भी छुआ तो मैं अपने सोल्जर्स को लेकर तुम्हारे इस डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करूंगा और तुम्हें और तुम्हारे सारे के सारे साथियों को मार डालूंगा।
मोएगार्ड भी रोजफिंच एम्परर की बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और फिर साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है अब जबकि तुम एक ग्रेट एम्परर हो और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ और इसे डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अपने बेटे से कहो कि यहाँ से वापस चला जाए। मोएगार्ड भी वहाँ से गायब हो जाता है और एम्परर का क्लोन भी वहाँ से गायब हो जाता है। डीमन स्नेक कहता है अब ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा और ये सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन पता नहीं अचानक से ये इंसानों का एम्परर कहाँ से आ गया। ये तो एक मार्शल गार्ड है और ऊपर से ये उस डीमन गार्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग डीमन स्नेक से कहता है मैंने इस मोएगार्ड के फ्यूचर को देख लिया है, क्योंकि अगर ये मोएगार्ड यहाँ पर इसके बेटे को हाथ भी लगाता, यहाँ पर किसी को भी मारता, एम्परर यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आते और इस मोएगार्ड को मार देते। जैसा फ्यूचर इसका मैंने देखा है उस फ्यूचर में लिखा हुआ है कि मोएगार्ड का मरना तय है। देखते हैं कि मोएगार्ड मरता कैसे है। डीमन स्नेक मिंग की बात सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और मिंग के कपड़ों में वापस घुस जाता है। मिंग भी इस बात से काफी हैरान होता है। डीमन स्नेक उसे कहता है मास्टर मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि कोई भी मुझे डरा न सके। मिंग उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक लगते हो, अब तुम ऐसा सोचते हो तो चलो मैं तुम्हें एक प्यारा सा नाम देता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें जाओ कियांग कहूंगा। जाओ कियांग उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक अच्छा सा नाम देने के लिए। तो जनाब चूहा पीछे क्यों रह जाए, वो भी उसके कंधे पर निकलता और कहता है चिरप चिरप चिरप। आपको तो समझ आ ही गई होगी कि इसने क्या कहा है। मिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी एक नाम दूं, चलो ठीक है मैं तुम्हें भी एक नाम देता हूँ, क्योंकि तुम ट्रेजर हंटिंग माउस हो इसलिए मैं आज के बाद तुम्हें जाओ बाओ बुलाऊंगा। वैसे जाओ का मतलब लिटिल होता है तो इससे लिटिल बाओ कहना आसान होगा, क्योंकि जाओ बाओ कहना थोड़ा मुश्किल है। तो जाओ बाओ आगे से फिर से चिरप 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 करना शुरू करता है और उसके साथ लाड कर रहा था। इसका मतलब उसे अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद आया है। मिंग उनसे कहता है चलो ठीक है फिर से चुप जाओ, मैं वापस कैंप में जा रहा हूँ क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो फिर मिंग उड़ता हुआ वापस कैंप की तरफ चला जाता है, जबकि यहीं पर प्रिंस की तरफ भी दिखाते हैं। प्रिंस आसमान की तरफ देख रहा है, पता नहीं वो किस चीज को देख रहा है। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद वहाँ पर एक नई बैटलशिप आ जाती है। मिंग उस बैटलशिप को देखने के बाद कहता है ये वाली बैटलशिप तो बिल्कुल पहले जितनी बैटलशिप की जितनी ही बड़ी है, इनके पास तो 2 एक ही जैसी बैटलशिप्स हैं। प्रिंस उन सभी से कहता है चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो और शिप के ऊपर चलो, हम लोगों को अपनी खोज को जारी रखना है। रात का ही वक्त होता है, अभी दिन नहीं निकला। वो नई शिप पर बैठते हैं और अपनी शिप को चलाना स्टार्ट करते हैं। प्रिंस शिप के ऊपर डॉक वाले एरिया पे खड़ा होता है और मास्टर से कहता है क्या तुमने अभी उसको ढूंढ लिया। मास्टर अपनी पावर्स को यूज करते हुए किसी बीस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मोएगार्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एलिफेंट ड्रैगन को, क्योंकि मोएगार्ड ने यहाँ पर प्रिंस को आकर डराने की कोशिश की थी। इसी वजह से प्रिंस अब उसको मारना चाहता है और वो उसको ढूंढ रहा है। वो मास्टर से कहते हैं मास्टर मैं बहुत ही जल्दी उसको ढूंढ लूंगा, एक बार मुझे उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाए उसके बाद देखते हैं। डिवाइन कैंप के सारे मेंबर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं प्रिंस इतनी रात को शिप को वापस लेकर क्यों उड़ गए हैं और इतनी रात को ये क्या ढूंढ रहे हैं। उनमें से कहता है मुझे लगता है कि ये ड्रैगन एलिफेंट को ही ढूंढ रहे होंगे, इसके अलावा इन्हें और क्या चाहिए होगा, हम लोग यहाँ पर इसी के शिकार के लिए तो आए हैं। तीसरा उनसे कहता है लेकिन इन सभी ने बैटलशिप की डिफेंस अरे को भी एक्टिवेट किया हुआ है, एलिफेंट ड्रैगन को ढूंढने के लिए बैटलशिप की फॉर्मेशन को क्यों ओपन किया जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें मोएगार्ड वहाँ पर नीचे दिख जाता है। मोएगार्ड वहीं से उसकी तरफ देखता और कहता है बच्चे लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तुम चाहते हो कि रोजफिंच के एम्परर और मेरे दरमियान में फाइट हो जाए। अब जबकि प्रिंस यहाँ पर जानबूझकर उस पर अटैक करने के लिए आया है तो मोएगार्ड उसे क्यों छोड़ेगा। वो उठकर खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। थोड़ी देर पहले तो उसने सिर्फ अपने फेस को वहाँ पर भेजा था, लेकिन यहाँ पर वो उसकी रियल बॉडी है। प्रिंस उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कमीने डीमन गार्ड कहीं के, थोड़ी देर पहले तुमने मेरे मुलाजिमों के सामने मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई है, इसी वजह से अभी सब का बदला तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 248 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 249 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस रात के वक्त ही अपनी दूसरी बैटलशिप को मंगवा लेता है और अपने सारे सोल्जर से कहता है जल्दी से बैटलशिप के ऊपर आ जाओ, और फिर से वो अपनी बैटलशिप पे बैठकर अपने सफर को जारी करते हैं। और इस बार वो मोएगार्ड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मोएगार्ड ने प्रिंस को वहाँ पर आकर धमकी दी थी। इसी वजह से प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में है और वो उससे बदला लेना चाहता है। और बहुत थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें मोएगार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर मोएगार्ड की रियल बॉडी होती है। मोएगार्ड एक बड़ा सा
एप डीमन होता है वो उसे कहता है, बच्चे लगता है कि तुम मरना चाहती हो, जो जहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आ गए हो, जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो ताकि मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रिंस भी उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम्हारे जैसे डीमन की हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? मैं रोजफिंच एम्परर का बेटा हूँ। तुमने इन सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट किया और अब इस सब का बदला तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। मोएगार्ड भी बहुत सा गुस्सा हो जाता है और उसके सामने जोरदार धाड़ मारता है और उसे कहता है, बच्चे शायद लगता है कि तुम्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि आसमान कितना बड़ा है, तुम तो सिर्फ एक छोटे से मार्शल आर्टिस्ट हो। मोएगार्ड अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उससे एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा ह्यूमन एप बनता है और वो उनकी पूरी की पूरी बैटलशिप को उस एनर्जी के एप के मुंह के अंदर निगलने लगता है। उसी वक्त प्रिंस अपनी गॉड कैनन को चलाने का इशारा करता है। वो उनसे कहता है, गॉड कैनन को एक्टिवेट करो, और गॉड कैनन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। गॉड कैनन के अंदर से जो बम्बार्डमेंट होती है उससे पहले अटैक के साथ ही मोएगार्ड के ऊपर एक जबरदस्त अटैक किया जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मोएगार्ड क्योंकि एक डीमन गार्ड है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और सिर्फ एक बार के अटैक के साथ उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से चलाकर उसे कहता है, छोटे प्रिंस लगता है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो तुम एक डीमन कैनन को मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। प्रिंस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मुझे इस गॉड कैनन को यूज करने के लिए 10 बिलियन मार्शल गार्ड कोइंस को जाया करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रोजफिंच डायनेस्टी मेरे बाप की जागीर है। ये सारे के सारे लोग हमें टैक्सेस देते हैं क्योंकि मैं एम्परर का बेटा हूँ, इसलिए मैं जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। फिर से अपने लोगों से कहता है, दोबारा से कैनन को लोड करो और फिर से अटैक करो, और वो लोग अपनी गॉड कैनन को फिर से यूज करते हैं और मोएगार्ड के ऊपर फिर से अटैक करते हैं। वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन प्रिंस अभी भी शांत नहीं होता। प्रिंस उनसे कहता है, तीसरी बार फिर से अटैक करो, और फिर चौथी बार, और फिर पांचवी बार। वो बार बार मोएगार्ड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एंड पर दिखाते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। नीचे का सारा ग्राउंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में काफी सारे जंगल का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस दौरान जितने भी साथ में डीमन बीस्ट होते हैं वो सारे भी बिला वजह ही मारे जाते हैं। मोएगार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी होता है और जख्मी होने के बाद वहाँ से भाग जाता है और उसे कहता है, छोटे प्रिंस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक ना एक दिन मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। प्रिंस उसे कहता है, हाँ यहाँ से डर कर भाग जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वापस आओगे। अगली बार तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, प्रिंस ने एक डीमन गार्ड को यहाँ से मारकर भगा दिया, इसका मतलब क्या समझूं कि प्रिंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक डीमन गार्ड को हरा सकता है। मिंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। मिंग कहता है, प्रिंस को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो गॉड कैनन को यूज करते हुए बार बार भी मोएगार्ड के ऊपर अटैक करेगा तब भी मोएगार्ड को इससे नहीं मार सकता क्योंकि वो एक डीमन गार्ड है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अपनी बैटलशिप को लेकर यहाँ पर आया, मोएगार्ड को ढूंढा और उसके ऊपर अटैक किया क्योंकि ये उसके एटीट्यूड की बात थी। भी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी, इसी वजह से उसने मोएगार्ड के ऊपर अटैक किया है। उसने अपने कितने ही मार्शल गार्ड कोइंस को जाया कर दिया सिर्फ अपनी प्राइड को बचाने के लिए, और ऊपर से ये भी अच्छी तरह से जानता है कि फ्यूचर में मोएगार्ड दोबारा से उसे बदला लेने के लिए आ सकता है, लेकिन इसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। इसे पता होगा कि फ्यूचर में इसे निमट सकता है, और ऊपर से ये प्रिंस बहुत ज्यादा जालिम है। इसने यहाँ पर गॉड कैनन को यूज करते हुए नीचे के काफी बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे बहुत सारे छोटे डीमंस मारे गए हैं। प्रिंस अपने लोगों से कहता है, चलो अब आगे बढ़ो और अपने ड्रैगन एलिफेंट को ढूंढना स्टार्ट करो, और वो लोग फिर से अपनी हंटिंग और सर्चिंग को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद अभी भी वो लोग ड्रैगन एलिफेंट को ढूंढ रहे हैं। मिंग और बिमिंग दोनों ही अंदर खड़े होते हैं। मिंग कहता है, मैं इस जियांग टाइशेंग का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? पिछले 3 दिनों में इसने जहाँ पर इसको जो भी डीमन बीस्ट मिला उस सभी को मार डाला और यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है। हालांकि यहाँ पर लेवल 9 के बहुत सारे डीमन बीस्ट हैं, इसके अलावा कुछ मार्शल डीमन गॉड्स भी हैं, लेकिन उनमें से किसी भी डीमन गार्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर आकर प्रिंस का रास्ता रोक सके या फिर इसके ऊपर अटैक करे। इसका मतलब तो यही है कि ये उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कितने ही आराम के साथ इस डीमन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर अपनी हंटिंग के लिए एलिफेंट ड्रैगन डीमन को ढूंढ रहा है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये 5 डायनेस्टीज की पावर है। प्रिंस इस वक्त अपनी रोजफिंच डायनेस्टी की पावर को यूज कर रहा है। अगर ये लोग 4 बड़े डीमन गार्ड्स को प्रोवोक नहीं करेंगे तो उनकी प्रोवोक किए बिना अपनी बैटलशिप को लेकर चाहे कहीं पर भी घूम फिर सकता है इस पूरे के पूरे टियानजियान लैंड में, जहाँ पर चाहे वो जा सकता है। लेकिन अगर उन 4 बड़े डीमन गार्ड के साथ इसने पंगा लिया तो फिर तो एम्परर रोजफिंच या फिर बाकी किसी भी डायनेस्टी के एम्परर मुश्किल में पड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद एम्परर ने जो मिरर लगाया होता है उसकी रोशनी ड्रैगन एलिफेंट के ऊपर पड़ती है। उन्हें नीचे ड्रैगन एलिफेंट दिखाई दे जाता है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। वो ड्रैगन एलिफेंट उनकी शिप के सामने खड़ा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये उस पर अटैक करने वाले हैं। वो जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है और उसके मुंह के अंदर से जबरदस्त हवा निकलती है जिसके साथ साथ एनर्जी इम्ब्यूटेड होती है। शिप मास्टर जल्दी से कहते हैं, अपनी डिफेंस अरे को एक्टिवेट करो, ये हमारी शिप को पीछे की तरफ धकेल देगा। वो लोग जल्दी से अपनी डिफेंस अरे को एक्टिवेट करते हैं और उनकी बैटलशिप एनर्जी से कवर हो जाती है। प्रिंस उस ड्रैगन एलिफेंट डीमन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, तो फाइनली मुझे ड्रैगन एलिफेंट मिल ही गया। और साथ ही प्रिंस कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है
है कि इस ड्रैगन एलिफेंट ने अपनी हाफ बॉडी मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट कर लिया है, यानी ये 9th लेवल को कंप्लीट करने के बाद अब एक डीमन गॉड बनने वाला है। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट डीमन गॉड नहीं बना, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो काफी हद तक प्योर हो चुका होगा और इस ब्लड को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा ड्रैगन एलिफेंट कुंफू लेवल अप होने के बाद 13th लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर साथ ही प्रिंस उन सभी से कहता है ड्रैगन कैनन को रेडी करो और इसके ऊपर अटैक करो। और वो लोग अपनी ड्रैगन कैनन को रेडी करने के बाद ड्रैगन एलिफेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर फिर से जंगल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो बेचारा एलिफेंट ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। प्रिंस अपनी डिवाइन पावर कैंप के लोगों से कहता है चलो जाओ और जाकर उसको उठाकर ले आओ। कमांडर अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से नीचे उतरो और सभी लोग मिलकर उस ड्रैगन एलिफेंट को उठाकर लेकर आते हैं। फिर हम सभी लोग मिलकर उस ड्रैगन एलिफेंट को उठाकर ले आए तो प्रिंस हमारी तारीफ करेगा क्योंकि प्रिंस को ये ड्रैगन एलिफेंट चाहिए। हम सभी को बहुत ही अच्छा काम करना पड़ेगा। वो सभी लोग शिप से नीचे छलांग लगाते हैं और उसी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मिंग उन सभी से आगे चला जाता है और उनसे कहता है तुम सभी को आने की जरूरत नहीं है, मैं इस ड्रैगन एलिफेंट को अकेले ही उठा सकता हूँ। तो मिंग सबसे पहले उनके पास वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रिंस भी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। प्रिंस के साथ वाला मास्टर कहता है मास्टर ये तो फिर से वही लड़का है, लगता है कि शो ऑफ करने के चक्कर में ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। इसे लगता है कि ये अकेले इस ड्रैगन एलिफेंट को उठा सकता है। प्रिंस भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है ये अपने आप को मेरे सामने साबित करना चाहता है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। चलो देखते हैं कि ये ड्रैगन एलिफेंट को उठा पाता है या नहीं। मिंग आगे बढ़ता है और जाकर उस ड्रैगन एलिफेंट को उठाने की कोशिश करता है। वो उसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है। मास्टर प्रिंस से कहते हैं योर हाइनेस इसने थोड़ा सा तो उसको उठा लिया, हाँ इतना उठाना तो ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन इस ड्रैगन एलिफेंट को कम्प्लीटली ऊपर उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस ड्रैगन एलिफेंट का वजन 200 मिलियन पाउंड है। ठीक है, हमें पता है कि इस लड़के के पास काफी स्ट्रेंथ है जिस वजह से इसने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, लेकिन इस एलिफेंट ड्रैगन को ऊपर उठाकर यहाँ शिप में लेकर आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगता है ये लड़का प्रिंस के सामने फिर से अपनी इंसल्ट करवाएगा। प्रिंस उस मास्टर से कहता है जरा शांत रहो, मुझे लगता है या तो ये लड़का पागल है या फिर ये जीनियस है। चलो देखते हैं ये क्या करता है। अगर ये इसे उठाकर ले आया उसके बाद इसे रिवार्ड मिलेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद मिंग उस ड्रैगन एलिफेंट को ऊपर उठा लेता है और उसको उठाकर बैटलशिप की तरफ लेकर आ रहा होता है, लेकिन मिंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि मिंग के पास तो सिर्फ 3 मिलियन पाउंड की पावर है और इस ड्रैगन एलिफेंट का वजन 200 मिलियन पाउंड है। उसके कमांडर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये है कौन, ये तो एक लिटिल डीमन है, इसने इस ड्रैगन एलिफेंट को अकेले कैसे उठा लिया, हम सभी लोग मिलकर भी इसको नहीं उठा पाते। और ऊपर से हैरान करने वाली बात यह है कि ये लड़का सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स की मास्टर राम में है। एक छोटा सा मार्शल आर्टिस्ट इतने भारी वजन को कैसे उठा सकता है। प्रिंस जब ये देखता है कि मिंग ने उस ड्रैगन एलिफेंट को उठा लिया है, वो अपने साथ वाले मास्टर से कहता है क्या तुम्हें इस लड़के की डिटेल्स के बारे में पता है, ये कौन है और कहाँ से आया है। तो प्रिंस का बटलर भी वहीं पर होता है। प्रिंस का बटलर कहता है कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आया था, किसी ने हमारी आर्मी में रेकमेंड किया है और रिकमेंडेशन के बाद जब वहाँ पर हमारे गार्ड ने इसके साथ फाइट की तो इसके टैलेंट को देखा कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इस लड़के के पास 3 मिलियन पाउंड की पावर थी, इसी वजह से रजिस्ट्रेशन वाले सोल्जर ने इसे डायरेक्टली डिवाइन पावर कैंप में भेज दिया। प्रिंस उस बटलर से कहता हाँ इस लड़के को देखकर तो लगता है कि इसके पास 3 मिलियन पाउंड की पावर है, इतनी पावर किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से इसे डिवाइन पावर कैंप में भेजा गया होगा। लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई एंशिएंट डीमन का ब्लड है जिसकी वजह से इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। फिर साथ ही वो उस बटलर से कहता है वापस जाने के बाद चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को जाकर इनविटेशन भेजो, इस लड़के को डेडली फाइटर्स में चूज किया गया है, इसे आज के बाद डेडली पावर कैंप में ट्रांसफर कर देना। बटलर उनसे कहता है ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, यहाँ से वापस जाने के बाद मैं इससे बात करूंगा। मिंग जिसने उस बड़े से ड्रैगन एलिफेंट को उठा रखा होता है, थोड़ी देर उड़ने के बाद वो फिर से ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। मिंग कहता है इस ड्रैगन एलिफेंट को उठाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है, मेरी स्ट्रेंथ से तो बहुत ज्यादा। शुक्र है कि यहाँ पर बिमिंग ने मेरी रियल ड्रैगन की बॉडी की पावर की सील को थोड़ा सा अनलॉक कर दिया है, जिसकी वजह से मैं 10 मिलियन पाउंड की पावर को यूज कर पा रहा हूँ और इस ड्रैगन एलिफेंट को उठाया हुआ है, वरना अपनी स्ट्रेंथ के साथ तो मैं इसको नहीं उठा सकता था। हालांकि अगर मैं अपनी रियल ड्रैगन की सारी पावर को यानी 56 मिलियन पाउंड की पावर को रिलीज करता हूँ तो मैं इसको आसानी से उठाकर शिप पर ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अपनी सील को अनलॉक किया तो प्रिंस को पता चल जाएगा कि मैं एक रियल ड्रैगन हूँ। किंग फिर से ड्रैगन एलिफेंट को ऊपर उठाता है और उड़ना स्टार्ट करता है और साथ ही ड्रैगन एलिफेंट से कहता है ड्रैगन एलिफेंट प्लीज मुझे माफ कर देना, हालांकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारा शिकार कर रहा है वो रोसविंज डायनेस्टी का प्रिंस है और उसके चुंगल से तुम नहीं बच सकते, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना ही
पड़ेगा। ड्रैगन एलिफेंट उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, इंसान, यहाँ पर इंसान होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला डीमन नहीं हूँ, बल्कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो। क्योंकि तुमने जिन हाथों के साथ मुझे उठाया हुआ है, उन हाथों के अंदर से मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ड्रैगन क्लास है। ऊपर से तुम्हारी ब्रेथ से मुझे महसूस हो रहा है कि तुम एक रियल ड्रैगन हो। मिंग भी इस बात से हैरान हो जाता है कि इस एलिफेंट ड्रैगन ने उसे इतनी आसानी से पहचान लिया कि मिंग एक रियल ड्रैगन है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 249 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 250 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस ड्रैगन एलिफेंट मॉन्स्टर को उठाकर शिप की तरफ लेकर जा रहा होता है और रास्ते में उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। वैसे तो मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रिंस के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। वो ड्रैगन एलिफेंट उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर इंसान होने के नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अकेला मैं ही मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो। तुम्हारे अंदर से मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि तुम एक ट्रू ड्रैगन हो। मिंग उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं एक ट्रू ड्रैगन हूँ। मैंने अपनी ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन को सील किया हुआ है ताकि यहाँ पर किसी को इस बारे में पता न चल सके। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर ह्यूमन बॉडी में हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, एलिफेंट ड्रैगन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर भी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन होती है, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स भी ड्रैगन थे। इसी वजह से तुम्हें एलिफेंट ड्रैगन कहा जाता है। वो ड्रैगन एलिफेंट मिंग से कहता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा प्योर है, यानी कि तुम वाकई में एक रियल ड्रैगन हो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए। तुम्हारा ब्लड इतना ज्यादा प्योर है। ड्रैगन एलिफेंट मिंग से कहता है, मुझे जब पता चला कि ये लोग मेरे पर अटैक करने वाले हैं, उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि अब मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है और ये लोग मुझे मार डालेंगे मेरे ब्लड के लिए। लेकिन अब जबकि मुझे एक रियल ड्रैगन मिल गया है, क्योंकि तुम मेरे इंसेस्टर्स में से हो, तुम्हारे अंदर भी सेम ब्लड है जो कि मेरे अंदर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो। मिंग उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हारे बच्चे को जरूर बचाऊंगा। तुम मुझे बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। ड्रैगन एलिफेंट उसे कहता है, वो यहीं पर आसपास के एरिया में छुपा हुआ है। तुम्हारे पास क्योंकि ड्रैगन ब्लड लाइन है, इसलिए तुम उसको आसानी से ढूंढ सकते हो, तुम उसको महसूस कर सकते हो। जैसे वहाँ पर पहुँचोगे वो भी तुम्हें पहचान जाएगा। मिंग उसे कहता है, चलो ठीक है। साथ ही वो उससे कहता है, अगर तुम अपने बच्चे से कुछ कहना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं उससे कह दूंगा। ड्रैगन एलिफेंट उसे कहता है, नहीं मुझे अपने बच्चे से कुछ नहीं कहना, बस इतना ही। उसको कहना कि वो मेरे लिए बदला मत ले, ऐसा ना हो कि बदला लेने के चक्कर में वो भी इस प्रिंस के हाथों मारा जाए, क्योंकि इस प्रिंस पर अटैक करना मतलब कि डायनेस्टी पर अटैक करना है और एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सरवाइव करे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, क्योंकि मिंग को भी पता है कि डायनेस्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्रैगन एलिफेंट मिंग से कहता है, मुझे पता है कि इस प्रिंस ने मुझे क्यों पकड़ा है, क्योंकि उसे मेरी बॉडी के अंदर से मेरा ड्रैगन एलिफेंट ब्लड चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे ड्रैगन एलिफेंट ब्लड को यूज करे। अब जबकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे ड्रैगन ब्लड को तुम यूज करो। मिंग उसकी बात सुनती बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। अगर तुम अपना ब्लड मुझे दे दोगे तो वो प्रिंस इस बात को जान जाएगा और मुझे मार डालेगा। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। ड्रैगन एलिफेंट उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना सारा ब्लड नहीं देने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ अपने ब्लड के 5 ड्रॉप्स दूंगा। और ये 5 ड्रॉप्स, इनके अंदर मेरे सारे ब्लड का एसेंस है, सारी की सारी पावर को मैंने कंसंट्रेट कर दिया है सिर्फ 5 ड्रॉप्स के अंदर। तुम इसको ट्रू ड्रैगन ब्लड भी कह सकते हो। मेरी ब्लड की जितनी भी पावर है वो सारी सिर्फ इन्हीं 5 ड्रॉप्स के अंदर है, और बाकी का सारा ब्लड नॉर्मल ब्लड होगा, क्योंकि उस प्रिंस को मिलेगा। अब क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एक डीमन गार्ड बनने वाला था, इसी वजह से मेरे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मिंग भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और ड्रैगन एलिफेंट के ट्रू ब्लड के बारे में सोच रहा होता है। मिंग कहता है, अगर ये 5 ड्रॉप्स मुझे मिल जाते हैं तो मेरे पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 5 ड्रॉप्स में से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी जितनी की एंशिएंट ड्रैगन्स के पास हुआ करती थी। क्योंकि कहानियों के मुताबिक एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट इतने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि वो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी कमर पर उठाकर चल सकते थे, और जहाँ पर वो चलते थे नीचे से जमीन को भी फाड़ देते थे, यानी कि वो पूरे यूनिवर्स पे राज किया करते थे। मुझे एंशिएंट ड्रैगन्स का वो ब्लड मिल जाता है, मेरी ड्रैगन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ड्रैगन एलिफेंट अपनी बॉडी के अंदर से उस सारे के सारे ब्लड को कंसंट्रेट करता है और उसके 5 ड्रॉप्स बनाता है जो कि गोल्डन कलर के होते हैं, और वो मिंग के ऊपर से उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ड्रैगन एलिफेंट उसे 5 ड्रॉप्स देने के बाद कहता है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, इनमें से 3 ड्रॉप्स को तुम अपने लिए यूज कर सकते हो, जबकि बाकी के 2 ड्रॉप्स को तुम्हें मेरे बेटे को देना होगा। और फिर साथ ही
ड्रैगन एलिफेंट अपने ब्लड को मिंग के माथे के ऊपर बहा देता है और वो मिंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी फिलहाल मिंग इसको स्टोर कर रहा है क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करना तो बहुत ही मुश्किल का काम है, बाद में इसको रिफाइन करना पड़ेगा। मिंग उसके ब्लड ड्रॉप्स लेने के बाद उसे कहता है प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर देना, मैं तुमसे 3 ड्रैगन ब्लड के ड्रॉप्स ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो, मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ड्रैगन एलिफेंट उसे कहता है अगर तुम इस ड्रैगन ब्लड के 2 ड्रॉप्स मेरे बच्चे को जाकर दे देते हो, मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हें 3 ड्रॉप्स दे दिए और तुम बदले में मुझे बचा भी नहीं पाए। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये 2 ड्रॉप्स मेरे बच्चे को दे देना। और फिर थोड़ी देर के बाद मिंग उस ड्रैगन एलिफेंट को उठाकर शिप के ऊपर ले आता है। ऐसे वो उसे शिप के ऊपर रखता है। प्रिंस अपने नौकर से कहता है इसको रिवार्ड दिया जाए, तो बटलर अपने पास से एक रिंग निकालता है और मिंग से कहता है प्रिंस के लिए तुम्हें इस बड़े से ड्रैगन एलिफेंट को उठाकर लाने पर तुम्हें 1 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस का इनाम दिया गया है। चलो अब जल्दी से प्रिंस का थैंक यू करो। मिंग कहता है योर हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मिंग अंदर से सोच रहा होता है पता नहीं इसको कैसा महसूस होगा जब इसे पता चलेगा कि इस ड्रैगन एलिफेंट के अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ ऑर्डिनरी ब्लड है और इससे इसको जरा भी फायदा नहीं होने वाला। प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है हमने ड्रैगन एलिफेंट को पकड़ लिया है, चलो जल्दी से शिप को वापस मोड़ो, हम लोग अपनी रोजफिंच डायनेस्टी की तरफ वापस जा रहे हैं। और फिर साथ ही वो अपनी शिप को फुल स्पीड पर वापस की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसे वो लोग वापस की तरफ मुड़ते हैं। उसी वक्त उनके जाने के बाद वहाँ पर डीमन गार्ड्स की एंट्री होती है। सारे डीमन गार्ड्स वहाँ पर लैंड करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 डीमन गार्ड्स होते हैं और ये सारी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इनमें से 2 तो हम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं। जब मिंग मैजिकल रिवर एरिया के अंदर गया था वहाँ पर एक बुल डीमन गार्ड और एक वर्मिलियन डीमन गार्ड ने उनके ऊपर अटैक किया था। बुल डीमन गार्ड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है रोजफिंच डायनेस्टी का ये प्रिंस तो बहुत ज्यादा जालिम निकला और इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, इसने हद पार कर दी। लगता है कि इसे डीमन गार्ड्स का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। इसे लगता है कि ये यहाँ पर आएगा, हमारे डीमन साथियों को मारेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहीं पर एक बड़ा सा टाइगर डीमन गार्ड भी होता है। वो उन सभी से कहता है लास्ट फाइट में हम लोगों ने टियानजी बूटियान के साथ मिलकर हीवनली लैंड के ऊपर अटैक किया था और हीवनली लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया था। हीवनली लैंड की प्रोटेक्शन के बिना रोजफिंच डायनेस्टी कुछ भी नहीं है। अगर होली लैंड वाले उनका साथ नहीं देंगे तो हम लोग आसानी के साथ रोजफिंच डायनेस्टी को तबाह कर सकते हैं। टाइगर गार्ड उनसे कहता है हम लोगों को इंतजार करना होगा जबकि बुल डीमन गार्ड और साथ ही फायर फिनिक्स गार्ड ये दोनों अपना काम मुकम्मल न कर लें, उसके बाद अटैक करेंगे। फायर फिनिक्स गार्ड उनसे कहता है बहुत ही जल्दी हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर पावर चेंज होने वाला है और जब ये पावर चेंज होगा तो बाकी की 4 डायनेस्टीज रोजफिंच डायनेस्टी की मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी। इसी दौरान हम सारे डीमंस मिलकर रोजफिंच डायनेस्टी के ऊपर अटैक करेंगे और हजारों लाखों इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। टाइगर डीमन गार्ड उन सभी से कहता है ठीक है तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, जाओ और जाकर तैयारी करो, मैं इंतजार करूंगा। और फिर सारी वहाँ से गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन फिर से प्रिंस की बैटलशिप का दिखाया जाता है। प्रिंस जो कि बहुत ज्यादा उतावला होता है, उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए वो वहीं पर शिप के ऊपर ही उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड को निकालता है और चेक करता है कि इसकी बॉडी के अंदर ट्रू ड्रैगन ब्लड है या नहीं। ऐसे वो उसके ब्लड को निकालता है तो उसी वक्त उसे पता चल जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा बेकार है। प्रिंस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है और साथ ही वो सोच रहा होता है इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारे का सारा मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए काफी नहीं है। अगर मैं सारे ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा तब भी मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट नहीं हो सकता। फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही जल्दी डीमन गार्ड बनने वाला था, तो इसके ब्लड एसेंस कहाँ पर चला गया। वो उस ड्रैगन एलिफेंट की तरफ देखता है लेकिन वो ड्रैगन एलिफेंट आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। प्रिंस कहता है लगता है कि तुम्हारी जुबान टाइटली बंद है और तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते। चलो ठीक है, देखते हैं कब तक जवाब नहीं देते। प्रिंस अपने लोगों से कहता है जल्दी से अपने भाले लो और इसके ऊपर अटैक करो, इसकी बॉडी के अंदर से एक एक ड्रॉप को बहा दो। तो सारे अपने बालों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे वो अपने बालों से उसके ऊपर अटैक करते हैं उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड बहना स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रिंस उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है ताकि वो उसको बोलकर बताए कि उसने अपने ब्लड एसेंस के साथ क्या किया है। लेकिन ड्रैगन एलिफेंट अपनी जुबान का पक्का है। वो इतना ज्यादा ब्लड बह जाने के बाद भी यानी टॉर्चर होने के बाद भी प्रिंस को कुछ भी नहीं बताता कि उसने अपने ब्लड के साथ क्या किया है। प्रिंस उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगे, तो ठीक है, मैं तुम्हारे खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। और फिर साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो एनर्जी से बनी हुई चेन्स बनाता है और उन चेन्स के साथ उसकी बॉडी को बांध देता है और उसको स्क्वीज करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से जितना बचा हुआ ब्लड होता है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर से उससे कहता है क्या अब तुम मुझे बताओगे या नहीं, लेकिन ड्रैगन एलिफेंट फिर से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। मिंग भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि तुम मुझे इस तरह नहीं बताने वाले। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बेचारे ड्रैगन एलिफेंट के सर को उड़ा देता है और उसे मार देता है। उस ड्रैगन एलिफेंट के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसकी आत्मा निकलती है और उसकी आत्मा हवा में डेसिपेट होने से पहले मिंग से कहती है इंसान अपने वादे को याद रखना, तुम्हें मेरे ब्लड के 2 ड्रॉप्स को मेरे बच्चे को जाकर देना होंगे। मिंग उसे कहता है तुम्हारी आत्मा को शांति मिले,
तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। ड्रैगन एलिफेंट उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वो हवा में डेसिपेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में वापस आ जाता है और वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग वहीं पर बैठा सोच रहा होता है मैं यहाँ पर आर्मी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आया था और साथ ही मेरे अपना मकसद भी था कि मुझे लगा था कि टाइशेंग अपनी आर्मी को लेकर यांटियान होली लैंड की बड़ी दुनिया पर अटैक करने के लिए जाएगा, जहाँ पर जाकर मैं लेंसू को बचा सकता हूँ और यहीं पर मुझे अपनी ग्रीन ड्रैगन डायनेस्टी के मिशन को भी पूरा करना है, बड़ी पोजीशन को हासिल करना है ताकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी आर्मी में होता है वो सारी की सारी खबरें ग्रीन ड्रैगन डायनेस्टी की आर्मी को भिजवा सकूं। मिंग कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर एम्परर जियांग के सामने अपने आप को शो ऑफ करवा दिया है, मेरी फ्यूचर देखने की एबिलिटीज के मुताबिक मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई आएगा प्रिंस टाइशेंग की तरफ से, कि टाइशेंग चाहता है कि मैं डेडली फाइटर बन जाऊं। ये सब कुछ मैंने पहले ही अपने फ्यूचर में देख लिया है। मिंग अपने पास से ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड ड्रॉप को निकालता और कहता अब जबकि यहाँ पर इंतजार करना है उस बंदे के आने का, तब तक मैं इस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मैं इस पूरे के पूरे ड्रॉप को भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि इस ड्रॉप को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड कर सके। लेकिन फिर भी एक ड्रॉप के हाफ पीस को भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर मिंग साथ ही उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 250 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।